हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के जनवरी मंथ के इकोनॉमी के सेक्शन को। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू राइट देयर यूपीएससी सीएससी 2023 अटेम्प्ट। वाई सो? अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आप इकोनॉमी का सेक्शन है वो पीटी 365 से कवर कर सकते हैं। अब लेकिन पीटी 365 में दिसंबर 2022 तक का कवरेज है, उसके बाद का नहीं है। तो आप कहेंगे कि देखिए उसके बाद के 3-4 महीने की भी कंपाइलेशन आती है, हम वहां से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन वो जो 3-4 महीने की कंपाइलेशन आएगी वो आपके प्रीलिम से जस्ट कुछ ही दिनों पहले आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपके प्रीलिम से एक हफ्ते पहले। तो उस समय उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस कंपाइलेशन से कवर करना। तो इसीलिए ये मेरी सिंसियर सजेशन है आपको कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इनकी जो कंपाइलेशन हैं वो आप टाइम टू टाइम मंथली बेसिस पे कवर करें। और साथ ही में अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप जानते हैं कि जो मेंस 2022 था उसके बाद से जितने भी इवेंट्स हैं आपके मेंस तक यानी कि 2023 तक वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनवरी ऑनवर्ड्स जो आपके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। क्यों? देखिए, जैसे अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। तो आपको इंडिया इजिप्ट रिलेशंस को तो प्रिपेयर करना है, पर वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं व्यू पॉइंट हो गया। पर आपको देखना है कि इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स पार्टनर्स एंड लुकिंग फॉर पार्टनर्स इन मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए जो इस साल ऑनवर्ड्स यानी कि जनवरी से लेके जो सितंबर तक के करंट अफेयर्स होंगे वो आपको अपने मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए जिस लेवल की एनालिसिस, जिस लेवल का कंटेंट आपको चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखिए, ऑल्सो दिस वीडियो इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप खुद ही देखिए, यहाँ पे बहुत ही बल्की पोर्शन आया है इस बार का इकोनॉमी का। आप खुद मैगजीन उठा के देखिए जनवरी के महीने की, और उसमें आपको दिखेगा कि इकोनॉमी का सेक्शन इज वेरी बल्की फॉर दिस मंथ। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज कवर करनी है, और ये वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होगी। आप खुद से अगर ये पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा ट्रबल देंगी। जैसे आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे, जो अपने में ही कवर करना एक बहुत ही टीडियस टास्क है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि रिवर्स कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या होता है। साथ ही में आप पूरा आईबीसी पढ़ लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स आपको आईबीसी के प्रोविजंस के बारे में कुछ पूछेगा ही नहीं। प्रीलिम्स जानना चाहता है आपने आईबीसी कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको ये भी पता है कि फिनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिफरेंस क्या है? क्या आपको ये भी पता है कि क्रेडिटर इन कंट्रोल वर्सेस डेटर इन पोजेशन मॉडल्स में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इन सबका जो वर्णन है वो आईबीसी में हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहीं, या केवल आप पढ़ के आए हैं सिर्फ उसको, क्या रट के आए हैं? तो इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हमें चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है, माइक्रो लोन्स होते क्या हैं, दिस दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बट व्हाट आर माइक्रो लोन्स, क्या सेटअप है, क्या कैप है माइक्रो लोन्स का भारत में? ओके, एनबीएफसी एमएफआईज क्या होते हैं? ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप खुद से, अगर आप एक बार कंटेंट पढ़ के देखिए, आप उसको वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है, यू कैन प्लीज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. इन केस आपने इकोनॉमिक सर्वे को अभी भी कवर नहीं किया है, अगर आपने विजन आईएएस की कंपाइलेशन डाउनलोड की है इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए, तो जो 12 के 12 चैप्टर्स है वो हमने वीडियोस के थ्रू कवर किए हैं। देयर आर 5 पार्ट्स टू इट। बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है। आप, आई वुड लिंक दोज वीडियोज इन दी आई बटन। आप इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, मेंस के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारे एमसीक्यूज हमने उसमें सॉल्व किए हैं, और पूरे चैप्टर वाइज डिस्कशन भी की है। इन केस यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स, तो अगस्त 2022 मंथ ऑनवर्ड्स हमने सारी पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस भी कवर की हैं। आई वुड लिंक देम टू इन दी आई बटन। अब देखिए, हम आज की अगर वीडियो शुरू करें तो पहला चैप्टर इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है, पर उसके बाद द डिफिकल्टी स्टार्ट गोइंग अप। ओके,
तो यहाँ पे WTO न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, यहाँ पे क्या हुआ है, स्विट्जरलैंड पहला WTO मेंबर बन गया है जिसने फॉर्मली सबमिट किया है अपनी एक्सेप्टेंस को, किस चीज की एक्सेप्टेंस को, WTO के एक नए अग्रीमेंट को जिसका नाम है अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। तो देखिए स्विट्जरलैंड ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ सबमिट किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO को, एक इनफॉर्मल WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे, जो कहाँ हुई थी, ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनुअल मीटिंग इन डेवोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट किया जो हर एक कंट्री को करना पड़ेगा अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो। अब देखिए ये अग्रीमेंट है क्या, आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो WTO का अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज है, इसे अडॉप्ट किया गया था 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO पे, जो जिनीवा में हुआ था अंडर जिनीवा पैकेज। ये जो 12th है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे बेसिकली अडॉप्ट किया था, लेकिन अगर इसको इफ इट हैज टू कम इनटू फोर्स, इट हैज टू कम इनटू इफेक्ट, तो इसको 2/3 ऑफ द WTO जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2/3 ऑफ द WTO मेंबर्स हैं, उनको अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सबमिट करना पड़ेगा WTO के डायरेक्टर जनरल को, तब जाके इट वुड कम इनटू फोर्स। ओके, यानी कि एक स्पेशल मेजोरिटी सॉर्ट ऑफ चीज इसको चाहिए। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होगा जो एक स्पेसिफिक SDG को टारगेट करता है, SDG 14 आप जानते हैं, ओके, जो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है, मरीन सस्टेनेबिलिटी, ओशन सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट लाना ऑफ कोर्स इट इज अ हिस्टोरिक अचीवमेंट। ओके, तो आप ये चीज अपने ध्यान में रखिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें इंडिया एंड फिशरीज के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो राइट दिस रीसेंट इवेंट के इस तरह इंटरनेशनल फोरम में एक फुल फ्लेज्ड अग्रीमेंट आया है फिशरी सब्सिडीज पे। ओके, तो ये भी ऑफ कोर्स आपको ध्यान में रखना है और मेंशन करना है अपने आंसर में। ओके, और साथ ही में आप जानते हैं कि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये WTO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो यूजुअली 2 साल में एक बार मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, डिसीजंस लेते हैं सारे मैटर्स पे, ठीक है। चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स हो, हर तरह के ये जो मैटर्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे। अगर हम अग्रीमेंट की बात करें कि अग्रीमेंट है क्या, तो देखिए अगर यहाँ पे पढ़े हम अबाउट न्यू अग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज अंडर WTO, तो पहली बात तो ये प्रोहिबिट करेगा उन सारी तरह की सब्सिडीज को जो प्रोवाइड की जाती है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड ओवरफिश्ड स्टॉक्स के लिए। अब आप कहेंगे ओवरफिश्ड, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ओवरफिश्ड स्टॉक्स का मतलब क्या है। देखिए आप इतनी फिशिंग कर लेते हैं, इतनी एक्सेसिव फिशिंग कर लेते हैं कि जो उन फिश का खुद का रिप्रोडक्टिव रेट है वही इतना नहीं है कि वो दोबारा अपने आप को सस्टेनेबल लेवल पे लेके आ सके, कि दोबारा अपने आप को रिप्लेनिश कर ले उस लेवल तक जितना वो पहले थी फिशिंग होने से पहले। तो आप इतनी फिशिंग मत कीजिए, उसे हम ओवर फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में ये जो अग्रीमेंट है इट प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर फिशिंग ऑन हाई सीज। हाई सीज क्या होते हैं आप जनरली जानते हैं, it's outside the jurisdiction of coastal countries and regional fisheries management organizations, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो जिन एरियाज को कोई कंट्रोल नहीं करता, जिसके ऊपर किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारे भी जोन से बाहर जो आती है वो वाले सीज है ना, हाई सीज, तो उसमें अगर आप इस तरह की फिशिंग वहां पे हो रही है, उसकी सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड हियर। अब देखिए एक होता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसे हम SNDT कहते हैं। आप जानते हैं कि हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी है कुछ कंट्रीज को, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो ऑफकोर्स जब इन्हें हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम इन्हें 2 साल की छूट दे रहे हैं। ये अग्रीमेंट कहता है कि हम आपको 2 साल की छूट दे रहे हैं। जब ये अग्रीमेंट वुड कम इनटू फोर्स, यानी कि जिस भी दिन 2 जो तिहाई लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो इसको अपना एक्सेप्टेंस दे देंगे, जब एक फोर्स में आ जाएगा उसके 2 साल तक आपको इसको इंप्लीमेंट नहीं करना। आप क्या कीजिए 2 साल में, 2 साल में धीरे 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 फेज्ड मैनर में अपनी इस तरह की सब्सिडीज जो है उनको विड्रॉ करना शुरू कीजिए। ट्रांजिशन पीरियड है, पीस क्लॉज इसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आप याद रखिए। अब देखिए साथ ही में
आप अगर हम वेसल्स की बात करें, यानी कि शिप्स वगैरह जो होती हैं इस तरह की, तो अगर आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं, वेसल्स को सब्सिडी दे रहे हैं, है ना, इस तरह की शिपिंग वेसल्स को या फिर ऑपरेटर्स को, तो उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है। आप कितनी भी सब्सिडी दीजिए, जो भी आपका लेवल है ना, अगर आप कोई भी सब्सिडी देते हैं इस तरह के फिशिंग वेसल्स को या ऑपरेटर्स को, पर वो जो वेसल्स है ना, आप तब तक दे सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज नॉट कैरिंग आउट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, तो तब तक आप कितनी भी वेसल्स को सब्सिडी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में ओवरफिश्ड स्टॉक्स पे भी अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं, फिश स्टॉक्स पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वही सब्सिडीज में कुछ इस तरह का भी प्रोविजन होना चाहिए कि वो दोबारा रीबिल्ड कर सके उस स्टॉक को। ठीक है, कोई स्टेप्स ऐसे भी लिए जाने चाहिए कि वो बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल ऑफ स्टॉक जो था वो उसको दोबारा पहुंचा सके। तो आप ओवरफिश स्टॉक्स के लिए भी सब्सिडीज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। Notification and transparency. Members will be required to notify the type or kind of fishing activity being subsidized. Of course, जो member countries हैं उन्हें notify करना पड़ेगा कि किस तरह की आप fishing activity subsidize कर रहे हैं, किस extent तक कर रहे हैं, है ना, क्या stock status है, क्या conservation measures हैं, fleets vessels being subsidized, किस तरह की vessels को आप subsidize करते हैं, क्या catch data है, कितना catch होता है, इस तरह का जो इस पे भी ट्रांसपेरेंसी हम देखेंगे। इंडिया एंड फिशरीज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, लेकिन उससे पहले आई थिंक यहाँ पे WTO का कुछ मेंशन होना चाहिए। जी हाँ, तो WTO आप जानते हैं, इट्स दी ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। लेकिन ऑफ कोर्स आपको माराकीश अग्रीमेंट के बारे में यहाँ नहीं लिखा, पर आपको माराकीश अग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो 1994 में आया था, जिसने क्या किया था, गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके, जो WTO का प्रिकर्सर था उसको रिप्लेस करके WTO बनाया था। ठीक है, तो गैट को रिप्लेस करके WTO बनाने वाली एग्रीमेंट को माराकीश एग्रीमेंट कहते हैं, जो 1994 में आई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इट कवर्स 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा चीज इतना डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। तो जनरल काउंसिल भी है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है, वो जनरल काउंसिल है। लेकिन अगर जो बड़े बड़े मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स है उसमें नेगोशिएशंस होती है, वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेवल पे होती है। तो ये चीज आपको जनरल काउंसिल और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंस। साथ ही में WTO में मेंबर्स कितने हैं, 164 मेंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें, अगर ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट WTO से रिलेटेड ये आ गई कि इट विल हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली एंड प्रिडिक्टेबली, तो ये तो करेगा ही। ये तो मेरा बहुत ही पॉजिटिविस्ट सोर्ट ऑफ स्टेटमेंट हो गई, जो सही होगी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके मेंस के परस्पेक्टिव से हो जाता है, वो इंडिया। कहाँ है इंडिया, और इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे, और इंडिया और फिशरीज का संबंध है क्या। तो हम जानते हैं कि भारत थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश और फिशरीज का। और भारत में वी हैव मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ फिशरीज इन टर्म्स ऑफ फिश एंड शेलफिश स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है फिश की और शेलफिश स्पीसीज की, वो भारत में है उसका 10%, मोर देन 10% इनफैक्ट। ठीक है, और साथ ही में जो इनलैंड फिशरीज होती है, इट इज फुली मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट सब्जेक्ट में आता है, जो इनलैंड वाटर्स में, रिवर्स में जो फिशरीज हैं उसको गवर्न करती है स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। साथ ही में यहाँ पे हम 7.7% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन है वर्ल्ड का। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे जो पॉइंट है ना, आप क्या कीजिए, आप जो आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे, ठीक है, वो तो अलग चीज होगी कि इंडिया के लिए क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, जो भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, साथ में अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो एक कुछ अदर्स करके यू मेक अ फ्लो चार्ट, उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 7.7% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, है ना, second largest aquaculture nation. You can draw this. Okay, this additional information which adds on to your answer. Fisheries being a state subject, जैसा कि मैंने आपको बताया, states का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फिशरीज गवर्नेंस में। जो मरीन फिशरीज है, अब आप कहेंगे ठीक है, तो इनलैंड फिशरीज की बात हो गई। ठीक है, मरीन फिशरीज में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मरीन यानी कि जो कोस्टल वाटर्स में होता होगा,
ओके, यानी मरीन एरियाज में। तो उसमें जो मरीन फिशरीज है, इट इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके बीच में? केंद्रीय सरकार के बीच में, और जो कोस्टल स्टेट या यूटी वो है, ठीक है। स्टेटस ऑफ फिशरीज सब्सिडीज, अब क्योंकि ये फिशरीज सब्सिडीज के ऊपर एक अग्रीमेंट है, तो भारत में किस तरह की फिशरीज सब्सिडीज मिलती हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इट? तो देखिए, इंडिया में अराउंड 9 मिलियन फिशरमैन फैमिलीज हैं। बंगाल चले जाएंगे आप, केरला चले जाएंगे आप, जानते हैं, ठीक है। तो और साथ ही में आप समझ सकते हैं कि जो सरकार सपोर्ट देती होगी या सब्सिडी देती होगी, वो 9 मिलियन फिशरमैन फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। और साथ ही में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हमने लागू की है। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आप ये FIDF यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तो आप लिखे बिना आपका आंसर ही नहीं कंप्लीट होता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। साथ ही में फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ब्लू रेवोल्यूशन, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि डेयरीज एंड फिशरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, टू हेल्प और डेवलप फिशरी सेक्टर इन द कंट्री। अगर हम देखें भारत का क्या स्टैंड है इस नई अग्रीमेंट पे, तो देखिए भारत का कहना है, सिंपल बात जो हम हर जगह कहते हैं इन तरह के एनवायरमेंटल अग्रीमेंट्स या जो भी है ना, तो हम ये कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी ओवर फिशिंग ना हो, सस्टेनेबिलिटी रहे ओशन की, एंड ऑल ऑफ दैट है कॉमन, और हम इससे पीछे नहीं हट रहे, पर डिफरेंशिएटेड है। कईयों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कईयों की कम बनती है, ठीक है। क्योंकि जिन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा ह्यूज सब्सिडीज दी हैं पास्ट में, उनको बहुत बड़ी ऑब्लिगेशंस लेनी चाहिए टू प्रोहिबिट सच सब्सिडीज। ओके, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही में पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जिसने ज्यादा पोल्यूशन अभी तक किया है वो इट वुड, द कंट्री वुड पे, द मेंबर वुड पे, द इंडिविजुअल वुड पे मोर। ओके, तो ये चीज डिमांडिंग। और साथ ही में हमने बोला है कि देखिए 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड तो कुछ भी नहीं है। आप लाइवलीहुड देखिए, आप नहीं समझ सकते क्योंकि मे बी आपके यहाँ पे लाइवलीहुड इशू है ही नहीं, पर कितनी सारी डेवलपिंग कंट्रीज में फिशरी जो फिशिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कितना बेसिक सस्टेनेबिलिटी इशू है। तो हमें 25 साल तो चाहिए कम से कम ट्रांजिशन पीरियड के लिए। ओके, तो ये चीज डिमांड डिसिप्लिन ऑन सब्सिडीज गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज विद लार्ज। अब साथ ही में हमने बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, जिनके पास लार्ज इंडस्ट्रियल फ्लीट हैं, तो उनमें जो नॉन स्पेसिफिक फ्यूल सब्सिडीज आप देते हैं, जो आपके 22% ऑफ टोटल फिशरीज सब्सिडीज अकाउंट करती है, उसमें डिसिप्लिन लाइए पहले तो, ठीक है। जो नॉन स्पेसिफिक फ्यूल्स, अब यानी कि शिप आप देख लीजिए, शिपिंग इंश्योरेंस वगैरह इतना कुछ देते हैं ये, उस पर लाइए जो आप बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली सारा ध्यान जो आप हमारे फिशरीज पे लेके आ रहे हैं जिनका स्टेपल डाइट ही फिश है, तो it's not good. Developed nations, you will have to take more obligations. Benefits of new agreement on fisheries subsidies and significance of fisheries sector, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो बेनिफिट्स देख लेते हैं इस नई एग्रीमेंट के। कर्बिंग, अब ऑफ कोर्स ये तो आप क्या कीजिए, आपको कुछ ना मिले ना, तो आपने जो प्रोविजंस लिखे होते हैं न्यू एग्रीमेंट के, प्रोविजंस क्या है कि पहला तो हमने यही देखा आर्टिकल 3 कि इट विल कर्ब इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट भी है, ठीक है। तो आप वहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ये तो, because it creates a powerful new weapon in the global fight against such fishing. ओके, नंबर 2 इज प्रोटेक्टिंग ओवरफिश स्टॉक्स। ये भी वही है, एक प्रोविजन है ओवरफिश स्टॉक का, वहीं से हमने निकाल लिया, ठीक है। प्रोटेक्टिंग अनरेगुलेटेड हाई सीज, ये भी एक प्रोविजन है, हमने वहां से निकाल लिया कि अनरेगुलेटेड हाई सीज है उनको, उसमें भी जो सब्सिडीज मिल रही हैं फिशिंग में, उसको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। द अग्रीमेंट ऑल्सो पुट्स इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस इन प्लेस व्हेन मैनेजमेंट मेजर्स डू नॉट एग्जिस्ट, नो प्रोहिबिशन ऑन। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है कि सबसे अच्छी बात इस अग्रीमेंट की ये है कि डेवलपमेंट सब्सिडीज पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन है तो इलीगल फिशिंग पे है, अनरेगुलेटेड फिशिंग पे है, उस तरह की सब्सिडीज जिससे ओवर फिशिंग हो रही, इस तरह की चीजें है ना। डेवलपमेंट कीजिए आप फिशरी सेक्टर में, उस पर तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है। जितना डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दिस दैट, डू दैट, ओके। तो ये चीज, अब वेसल को, ऑपरेटर को, ठीक है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, सब्सिडीज फॉर रीबिल्डिंग ओवरफिश्ड स्टॉक्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि अग्रीमेंट अलाउ करता है उस तरह की सब्सिडीज जो ओवरफिश स्टॉक्स को दी जाए, एज लॉन्ग एज दे आर इम्प्लीमेंटेड टू रीबिल्ड द स्टॉक टू अ बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल। तो हम वो भी सब्सिडीज की बात कर रहे हैं जो ओवरफिश स्टॉक्स को रीबिल्ड करने की बात करते हैं। अगेन नथिंग स्पेशल। अब आपने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स देख लिए, इन 5 पॉइंट्स में से क्या ऐसा था जो उसके प्रोविजंस में नहीं लिखा हुआ था?
वही उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताई कि जो SDG 14 है, अगर स्पेसिफिकली हम देखें 14.6 to address harmful fishery subsidies provided by countries towards marine fishing and to save the world's fish stocks from further depletion। तो SDG इतनी भी आप कहानी ना लिखे क्योंकि आप इतना स्पेसिफिक तो याद नहीं कर सकते, आप SDG 14 लिख दीजिए तो दैट्स ऑल, योर वर्क इज डन, योर जॉब इज डन। ओके, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि देखिए 25 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड है वही वे फॉरवर्ड है। यही एक पॉलिसी स्पेस देगा जो एसेंशियल है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, लो इनकम विजनमैन इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसके बिना 2 साल इज नथिंग, इट्स ऑलमोस्ट नथिंग। ओके, तो ये चीज अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है फिशरी सेक्टर की, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल फूड है बहुत सारे रूरल एरियाज का, बहुत सारी जगहों का न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिशरीज से आते हैं, आप जानते हैं। ओके, तो जो ओवर 90%, अब ये आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल इनलैंड कैप्चर होता है फिशरीज प्रोडक्शन का, ठीक है, उसका 90% से भी ज्यादा जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन, हम कंज्यूम ही कर लेते हैं। ठीक है, जो रिवर्स में से हम फिशिंग कर रहे हैं रोज के रोज बेसिस पे, शाम को लोग खाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी, तो हमने पहला क्या देखा? फूड सिक्योरिटी। नंबर 2 देख रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? लाइवलीहुड दिया हुआ है, मिलियंस ऑफ पीपल, 9 मिलियन तो भारत में है फिशरीज फैमिलीज। ठीक है, तो ये चीज, और साथ में रिक्रिएशनल फिशिंग, टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी फिशिंग होती है। और हम क्या देख रहे हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि इनलैंड फिशेस जो हैं कितना बड़ा इंडिकेटर होता है इकोसिस्टम फंक्शन का। अगर जैसे ही कोई ऑयल स्पिल होता है, जब ऑक्सीजन का कट हो जाता है, तो सबसे पहले फिशेस जो है वो क्यों, हम फिश को क्यों मरते हुए देखते हैं? क्योंकि वो इंडिकेटर है कि आपका ये जो इकोसिस्टम है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा, समथिंग इज रॉन्ग विद इट। ओके, सोशल। सोशल क्या है? तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने कौन कौन से फैक्टर्स देख लिए? फूड सिक्योरिटी, हमने इकोनॉमी देख लिया, हमने इन्वायरमेंट देख लिया। अब सोशल। सोशल क्या है कि it provides opportunities to empower individuals to meet their own physical and psychological needs and provide their dependence. Essential role in communities worldwide, social safety nets, providing alternative। तो देखिए सोशल को तो मैं इस तरह से कहूंगी कि जैसे भारत क्या कहता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो। अब यहाँ नहीं लिखा पर मैं आपको बता रही हूँ, यहीं से आप कनेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग, ये सारी चीजें हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? फार्मिंग तो कीजिए कीजिए, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव जो आपका इनकम सोर्स हो जाएगा वो इस तरह की फिशरीज से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे चावल उग रहा है ना, तो वहां पे क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है, तो वहां पे फिशरीज भी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो और फिशरीज का जो एक्सक्रीटा होता है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइज करने में और हेल्प करता है, और जो उसका फर्टिलाइजर्स का जो और न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी इंप्रूव करता है, और वहां पे फिशरीज हो भी जाती है, एडिशनल इनकम भी आ जाती है ना? कितना यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। तो एक सोशल यहाँ पे फैक्टर आ गया। ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये तो आप जानते हैं मेडिकल रिसर्च में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है लार्वीवोरस फिश, है ना? कैसे लार्वीवोरस फिश क्या करती है? जो जो मस्कीटोज के लार्वे पे है ना, उस पे फीड करती है। ठीक है, तो जब वो मस्कीटोज पे फीड करेगी तो क्या होगा? आप उनको, क्योंकि जो मस्कीटोज है ना वो शैलो वाटर के आसपास रहते हैं, और ये जो लार्वीवोरस फिश है ये भी शैलो वाटर में ही रहते हैं, तो इससे क्या होगा? दे वुड फीड ऑन लार्वे एंड दे वुडंट लेट मस्कीटोज मल्टीप्लाई, तो डिसीज कंट्रोल हो गया यहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी आर डन विद दिस टॉपिक 1। नाउ टॉपिक 2, इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब आप जानते हैं, ये पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि हम ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय ऑक्सफैम इंडिया हाईलाइटेड दैट इंडिया इज नॉट ओनली, तो देखिए भारत केवल एक, ये रिपोर्ट जो है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी जो रिलीज किया गया है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा, वो हमें बताती है ये रिपोर्ट कि भारत ना ही केवल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, बट वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज भी है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट की अगर हम इन्फ्लेशन एंड इनइक्वालिटी में देखें, इन्फ्लेशन महंगाई, ठीक है, 1% इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन लीड्स टू अ 0.5% राइज इन अंडर नरिशमेंट एंड अ 0.3% राइज इन इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। सिंपल सी बात है। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो रिसेंट अभी हमने इन्फ्लेशन हाइक्स देखे थे इंडिया में, और हमने तो बहुत इन्फ्लेशन हाइक्स देखे भी नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में 10.5%, 11% इस तरह का इन्फ्लेशन हाइक्स आए थे, पर जो भी हमने देखा अभी रिसेंटली, जिसकी वजह से RBI को एक सील्ड बैनर में अपना रीजंस भी सबमिट करना पड़ा कि हम 3 कंसेक्यूटिव
क्वार्टर्स के लिए हम क्यों इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्यों 6% से ऊपर थी? तो 6% से तो ऊपर थी इन्फ्लेशन, और उसका ड्राइविंग फैक्टर था फूड इन्फ्लेशन, खाना जो बिक रहा है बाहर, आलू टमाटर प्याज वो महंगा होना। टमेटो इन्फ्लेशन भी बहुत लोगों ने इसको बोला, क्योंकि टमेटोज एक समय पे बहुत महंगे थे। तो अब क्या है, जब खाना जो बेसिक एसेंशियल चीज है आपके जीने के लिए, जब खाने में इन्फ्लेशन आ जाती है, तो 1% जो इंक्रीज आया फूड इन्फ्लेशन में, तो उससे 0.5% राइज आया अंडर नरिशमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे और वो अंडर नरिशमेंट हो जाएगा। और साथ ही में 0.3% हमने इंक्रीज देखा किसमें, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स में, क्योंकि उनकी जो नरिशमेंट नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेल्थ इनइक्वालिटी। तो रिचेस्ट 1% जो है भारत के, वो ओन करते हैं मोर देन 40% ऑफ कंट्रीज टोटल वेल्थ। अब देखिए ये जो है ना, ये इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती है ना, ये आपको बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब आपके इस पे कुछ पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मेरे भी हैं, और ये सही है कि नहीं हमें नहीं पता, पर हमारे आंसर के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए। तो हमारे जो भारत का 1% रिचेस्ट लॉट है, वो 40% से ज्यादा कंट्री की टोटल वेल्थ ओन करता है, और जो बॉटम हाफ है पॉपुलेशन का, ये टुगेदर दे शेयर जस्ट 3% ऑफ द वेल्थ। तो वेल्थ इनइक्वालिटी देख लीजिए कितनी ज्यादा है। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी कैसे है? ओनली 19% ऑफ एम्प्लॉयड women आर इन रेगुलर सैलरीड जॉब्स, जबकि जो 60% ऑफ एम्प्लॉयड मैन है वो कहाँ है, रेगुलर सैलरी आती है उनकी, लेकिन 19% जो एम्प्लॉयड women है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होंगे या डेली वेज का वर्क करती होंगी। ठीक है, तो और साथ ही में अदर फाइंडिंग्स क्या है, इनडायरेक्ट नेचर ऑफ GST and fuel taxes make them regressive, which invariably burdens the most marginalized. देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में आपको डिफरेंस पता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना कम कम टैक्स भरना आपको, विच इज रॉन्ग, विच इज रिग्रेसिव। इट शुडंट बी द केस। मतलब आप किसको हरास कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कम कमा रहे हैं। आप सबसे ज्यादा कम कमाते हैं, हम आपसे और टैक्स लेंगे ताकि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाए। तो ये तो घटिया, इट इज रिग्रेसिव, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, जीएसटी। अब जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। जो आपकी इनकम है उस पर आपने टैक्स भरना ही भरना है, जितनी आपकी इनकम है। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कोई भी हो, एक टॉफी खरीद रहे हो आप, एक बर्गर जाते हो खाने के लिए, वो एक गुड है ना जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर जीएसटी आप भरेंगे। ऑल्दो सरकार को जो सबमिट कर रहा है वो मैकडी वाला कर रहा है, जहां से आपने बर्गर लिया है, लेकिन वो मैकडी लेता किससे है, आपसे लेता है ना। तो इन द सेंस वो तो सब खाएंगे। अगर हम एक कोई बच्चा है जो बिल्कुल अच्छे घर से, वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करता इन दैट सेंस, तो वो अगर एक टॉफी भी खरीदने जा रहा है तो उसको टैक्स भारी पड़ रहा है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो जो जीएसटी है इट्स रिग्रेसिव इन दैट वे, ओके, क्योंकि वो तो सबने ही भरना है। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे कही है। अबाउट इनइक्वालिटी, अगर देखिए अकॉर्डिंग टू यूएन, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी तो बड़ा सिंपली इन्होंने लिखा है, इनइक्वालिटी इज अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल। जब आप इक्वल नहीं है तो आप, तो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। किस चीज में इक्वल नहीं है? स्टेटस में, राइट्स में, अपॉर्चुनिटीज में। दिस इज द डेफिनेशन। अगर इनइक्वालिटी पे कोई क्वेश्चन आए तो आपने लिखना है उसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द यूएन, इनइक्वालिटी इज द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इट इज लार्जली बिन कंसर्न्ड विद inequalities in standards of living such as inequality income, wealth, education, health एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमने ग्रोथ थ्योरी की बात नहीं की, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक डिफरेंस होता है। ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव इन मेजर होती है। डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इसका नेचर है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट इंक्लूसिव होनी चाहिए, सब ग्रो कर रहे हैं कि नहीं उसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं क्रूड टर्म्स में। ठीक है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट थ्योरीज होती हैं वो इनइक्वालिटी हर चीज में बात करते हैं। वेल्थ में भी बात करेंगे, एजुकेशन में भी बात करेंगे, हेल्थ में भी बात करेंगे, न्यूट्रिशन में भी बात करेंगे, जेंडर में भी बात करेंगे। ठीक है, टू पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हैं, ये तो खैर बिल्कुल एफर्मेटिव एक्शन वाली स्टोरी आ गई कि इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है एक, है ना, कि अपॉर्चुनिटी में ही इनइक्वालिटी है। यहाँ पे रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कहीं लोग क्या है ना, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, तो इसीलिए हम रिजर्वेशन लेके आते हैं। ठीक है,
तो और फिर होता है इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, जो बिल्कुल सही नहीं है ऑफ कोर्स, कि कितनी भी कोई मेहनत कर रहा है, अगर मैं कह दूं कि सबको 1 लाख रुपए हर महीना मिलना ही मिलना है, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलना, और यही है जो मिलना है सबको पूरे भारत में हर एक इंसान को, 140 करोड़ लोगों को, तो फिर कौन मेहनत करेगा, है ना? अगर हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स ले आएंगे तो फिर तो कोई इंसेंटिव ही नहीं होता टू वर्क हार्ड। तो इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज में इन्होंने डिफरेंस बताया है। इनकम इनइक्वालिटी आपके प्रेलम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी, द मोस्ट वाइडली साइटेड मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स इज टिपिकली मेजर्ड बाय गिनी कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे बेसिकली लिखा है गिनी कोफिशिएंट जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व भी जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। एंड डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी मेजर्ड थ्रू, अब देखिए वही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इकोनॉमी में कितनी है वो लॉरेंस कर्व बताता है, और डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी कितनी है वो गिनी कोफिशिएंट बताता है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, और गिनी कोफिशिएंट को आप कह सकते हैं लॉरेंस कर्व से कहीं ना कहीं डिराइव कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ जो चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको फिलिप्स कर्व के बारे में पता होना चाहिए, आपको लॉरेंस कर्व के बारे में पता होना चाहिए, और गिनी कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। लैफर कर्व के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको याद करके जाना। लैफर कर्व किस चीज़ के बारे में बात करता होगा, कितनी टैक्स करते हैं आप, ज़्यादा टैक्स लेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिश्ता। ठीक है, और फिर जो ये लॉरेंस कर्व हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न थिंग्स। ऑल्दो आप इस स्तर पे पहुंच गए हैं, खैर प्रीलिम्स आने ही वाला है तो आपको ये पता होगा, बट स्टिल गिनी कोफिशिएंट। अब देखिए क्या है, गिनी कोफिशिएंट में जीरो का मतलब होता है टोटल इक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी अगर मेजर कर रहा है तो इनइक्वालिटी जब जीरो हो गई तो मतलब टोटल इक्वालिटी है। ठीक है, अगर 1 हो गई है ना तो क्या हुआ, टोटल इनइक्वालिटी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब अगर मतलब यहाँ पे अगर गिनी कोफिशिएंट इज 1 तो मतलब एक ही इंसान के पास सब कुछ है, ये यहाँ पे इंप्लाई करता है। इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और वेल्थ गैप, इससे क्या होता है, इसके क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। सबसे पहले तो इंक्रीज सोशल पोलराइजेशन, यहाँ पे मतलब पावर्टी रिडक्शन नहीं हो पाएगी अगर इनइक्वालिटी ही रहेगी तो, है ना। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने आपका स्टेचर जो है, आपका क्लास, अगर यहाँ पे आप कम कमा रहे हैं और आपका इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, है ना, आप भी कभी अपने लेवल को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे पहुंचे, तो वो मुश्किल हो जाता है इनइक्वालिटी की वजह से। फॉर इंडिया विद एन ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी, अब देखिए क्या है ना कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं सोसाइटी में। रिलीजन के लेवल पे हम बटे हुए हैं, रीजन के लेवल पे बटे हुए हैं, जेंडर के लेवल, जेंडर तो हर जगह बटे हुए हैं खैर, कास्ट के लेवल पे बटे हुए हैं। तो हम एक ये अगर वेल्थ इनइक्वालिटी भी ले आएंगे, क्लास भी ले आएंगे, तो हम इसमें भी नहीं बटना चाहते। तो इंक्रीज्ड सोशल पोलराइजेशन इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज सोशल जस्टिस हैम्पर्ड। ठीक है, अगर क्वालिटी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, इनइक्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज अगर ये भी हो तो क्या होगा, सोशल जस्टिस हैम्पर हो जाएगा। पॉलिसी रिस्क, इट कैन लीड टू अ बैकलैश अगेंस्ट ग्रोथ एनहांसिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देखिए क्या है ना कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वो अच्छी चीज़ है, इसीलिए तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए और 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे क्या होता है कि बाहर से एफडीआई आ सकती है। अगर कोई चीज़ हम अच्छी नहीं बनाते तो बाहर से लाके उसे कंज्यूम किया जा सकता है। हम अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ की बाहर डिमांड है, चिकन टिक्का गोज टू लंदन, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इट इज़ अ गुड थिंग, है ना। आर शॉल्स, पश्मीना शॉल्स रीच देयर। तो पर अगर क्या है कि अगर हमें लगने लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मर हूँ और मैं जो प्रोड्यूस करती हूँ वो पहले ही आई एम नॉट वेल ऑफ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यूज प्रॉपरली। तो और फिर मुझे पता चलता है कि इंपोर्ट भी हो जाता है, वही टमाटर इंपोर्ट भी हो जाते हैं जो मैं बना रही हूँ, है ना, और मैं जो मार्केट में भेजूंगी तो बाहर से इंपोर्ट भी हो जाते हैं। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे गुस्सा आएगा और मैं सरकार के खिलाफ आक्रोश जागेगा मेरे अंदर, तो फिर आपने हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया हुआ। फिर इससे क्या होगी, सरकार मजबूर हो जाएगी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लेने में। तो इनइक्वालिटी ये करती है। ठीक है,
इकोनॉमिक रिस्क तो आप जानते हैं, मास पॉवर्टी स्पेशली इन यंग पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट रिस्क क्या है, डैमेजिंग वेटलैंड्स, इंक्रीज रिवर पोल्यूशन, क्योंकि अगर बिल्कुल अनजस्ट डेवलपमेंट हो रही है तो ये तो ऐसे बना चना के लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल रिस्क कुछ लिखना है तो बस लिख ही दीजिए आप, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क लिख दीजिए। और उसके बाद क्योंकि मार्जिनलाइजेशन ऑफ वल्नरेबल सेगमेंट्स होगा। ओके, चैलेंजेस क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव करने में, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस पॉइंट नंबर 1। ओके, क्योंकि जो हाई इनकम इनइक्वालिटी रीजन्स हैं या नेशंस हैं वहाँ पे इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इतनी नहीं होती, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी की। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि ऐसा ही है, दिस इज द फेट अकम्प्लाई, मे बी गॉड वांट्स अस टू बी वेयर वी आर, नथिंग कैन हैपन। ये हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, क्योंकि देखिए एक ऐसी थ्योरी होती है, कई लोग कहते हैं कि कास्ट और क्लास में डिफरेंस है, लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें छपी हैं। कई लोग कहते हैं कि यूएस जैसी कंट्रीज में जो डिवाइडिंग फैक्टर है, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो क्लास होती हैं कि इनकम लेवल पे इनइक्वालिटी, लेकिन भारत के केस में कास्ट होती है, ऐसे ही बोला जाता है ना, कास्ट यहाँ पे इनइक्वालिटी लेके आती है और फॉल्ट लाइंस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ के बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा लिखा है कि कास्ट और क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना ही कास्ट एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मोबिलाइज करना डिफिकल्ट रहा है हिस्टोरिकली, उतना ही हिस्टोरिकली क्लास, क्योंकि अमीर लोग ही और अमीर होते जाते हैं, द अपलिफ्टेड पीपल और जो ऑलरेडी अपलिफ्टेड होते हैं दे गेट अपलिफ्टेड इवन मोर, है ना। तो वही चीज क्लास में भी एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया को हमेशा इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि वहाँ कास्ट है और हमारे यहाँ क्लास है विच इज गुड, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है, जी नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत गरीब से बहुत अमीर बन जाते हैं, बहुत कम। क्लास मोबिलिटी भी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी कास्ट मोबिलिटी है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कहीं ना कहीं मेंशन की है मोबिलिटी के बारे में। मॉनेटरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज अच्छी नहीं होगी, तो ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन, स्मॉल टैक्स बेस, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, विशियस साइकिल ऑफ लो इनकम है तो क्या होता है कि लो इनकम है तो आप बहुत ज़्यादा खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप ढंग से अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, फिर लो प्रोडक्टिविटी भी आ गई। लो प्रोडक्टिविटी आ गई तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास फिर दोबारा अच्छी इनकम नहीं है, फिर दोबारा आपके पास अच्छी इनकम नहीं है तो फिर दोबारा आप कम खा रहे हो, आपके बच्चे भी कम खा रहे हैं। अगर आपकी जो वाइफ है वो भी कम खा रही है तो आपके जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन है, वो जब बड़े होंगे, जब उनका कॉग्निटिव स्तर बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाया है दिमाग, तो फिर जब वो बड़े होंगे फिर वो लो प्रोडक्टिविटी के साथ आएंगे, तो ये विशियस साइकिल बन जाती है इनइक्वालिटी की वजह से। ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट्स, क्लाइमेट चेंज एक्सैसरबेटिंग इनइक्वालिटी। और देखिए ये तो ऑफ कोर्स एक फैक्टर है ही, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनइक्वालिटी और बढ़ रही है, एनहांस होगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कहीं कहीं जगहें हैं जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, मलेशिया से मॉलडीव्स, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ ही सेंटीमीटर अगर और पानी यहाँ पर सी लेवल राइज हो गया दे वुड बी सबमर्ज एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर वो कहाँ से, वहां से माइग्रेशन होगी, जिन्हें हम क्लाइमेट माइग्रेंट्स कहते हैं, फिर वो कहीं और जाएंगे, पर ऑफ कोर्स उनके पास तो कुछ है नहीं है, तो फिर वहां जाके वो स्लम्स में या रिफ्यूजी कैंप्स में, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन स्लम्स इज द मोस्ट विजिबल सिम्टम ऑफ एक्सक्लूजन एंड डिवाइडेड सिटीज। ठीक है, तो एक जगह पे बड़ी ही हैरानगी की बात है कि सबसे ज्यादा जो पॉश कॉलोनीज होती हैं, सबसे ज्यादा पॉश कॉलोनीज के जो पेरिफेरल एरियाज पे है सबसे ज्यादा स्लम्स होते हैं। तो एक ही झटके में आपको एक ही जगह पे इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, वे अहेड फिर हम क्या करें ये भी बता दो। तो देखिए कुछ तो ये ऑक्सफैम इंडिया ही बताता है कि आप क्या करो, ये हम देख लेते हैं। ये रेकमेंड करता है कि आप जो वेल्थ है ना, रिचेस्ट 1%, जो 40% वेल्थ है उसको बहुत ज्यादा टैक्स कीजिए। नंबर 2, ईजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। तो बेसिकली कैसे आप कर सकते हैं, जीएसटी को रैशनलाइज करके, इनका कहना है। ठीक है, इंप्रूव एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल हेल्थ और एजुकेशन और सोशल इनइक्वालिटी को अगर आपको कम करना है तो आप हेल्थ फैसिलिटीज जैसे आयुष्मान भारत, एजुकेशनल फैसिलिटीज, इनको और एनहांस कीजिए, सब तक रिमोट एरियाज में जाइए, रीच देयर बिकॉज यू कैन रीच देयर। स्ट्रेंथन सेफ्टी नेट्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर। ओके, फ्लोर जो रेट है वो अच्छा रखिए एंड ऑल ऑफ दैट। वे अहेड मेजर्स टेकन टू रिड्यूस
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने क्या मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, उसका एक सोशल सेक्टर वाला जो चैप्टर है, यू विल गेट अप 10 एग्जांपल्स एंड स्कीम्स देयर। तो मनरेगा लिखिए आप, कैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोशन कर रहे हैं, स्किल इंडिया, ठीक है। हम अभी रिसेंटली टैक्सेशन रिफॉर्म जो बजट में लिया गया है, राइट अबाउट इट, 7 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स हो जाएगा। यू राइट अबाउट वेरियस सब्सिडीज, यू राइट अबाउट कैसे हम एमएसएमईज को बहुत सपोर्ट करते हैं। आयुष्मान भारत जैसे मैंने अभी आपको बताया, जनधन के बारे में लिखिए, मुद्रा के बारे में लिखिए, आवास योजना के बारे में लिखिए, ठीक है। तो जब हाउसिंग इनइक्वालिटी अगर है तो उसको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कर्ब करने की कोशिश की है। अगर फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं थी, कई लोग फिनेंशियली एक्सक्लूडेड थे, तो हमने जनधन के माध्यम से उसे कर्ब करने की कोशिश की है। अगर हेल्थ फैसिलिटीज कई लोगों के पास नहीं थी, तो हमने 5 लाख की इंश्योरेंस इनकम हेल्थ इंश्योरेंस देके उन्हें आयुष्मान भारत के तहत डील करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ यू विल राइट, ओके। वे अहेड क्या है यहाँ पे, और भी कुछ बाकी तो हमने रिकमेंडेशंस ऑक्सफैम की तो देख ही ली, लेकिन विजन आईएएस वे अहेड क्या बताता है ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम इंट्रोड्यूस करें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 भी इसको रेकमेंड करता है। और रेज करें मिनिमम इनकम। मिनिमम इनकम रेज करना तो खैर जीडीपी ग्रोथ के साथ, जीडीपी ग्रोथ भी इंक्लूसिवली अगर हो तो उससे ही होगा। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या होता है कि अनकंडीशनल हर एक इंसान को एक बेसिक इनकम मिलेगी मिलेगी, जिससे आपकी बेसिक नीड्स जो है ना वो पूरी हो जाए। यू नो, इफ यू से आर by the virtue of just being Indian citizens, no matter your whatever class you belong to, whatever caste you belong to, and all that, every citizen of India is entitled to some basic income। वो basic income हम कैसे निकालेंगे कि basic bare minimum क्या needs होती हैं एक इंसान की, उतना तो हम हर किसी के बैंक अकाउंट में डाल ही दें, ठीक है, तो सबको मिलेगी। इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। नंबर 2, अर्बन एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनरेगा रूरल एरियाज के लिए है, बिल्कुल अर्बन इसका काउंटर पार्ट आ जाना चाहिए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्लम्स में इतने सारे लोग रहते हैं, सबसे विजिबल तो सिटीज में ही है इनइक्वालिटी, तो व्हाई नॉट। अगर इतने सारे माइग्रेंट्स जो इतना चल के पैंडेमिक के समय पे मनरेगा उन्होंने जाके काम लिया मनरेगा के तहत विलेजेस में, तो अगर यहीं अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती तो फिर वो क्यों जाते, ठीक है। नंबर 3, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन, एनहांस द बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन। बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है 6% ऑफ जीडीपी शुड गो टू एजुकेशन, बट इट हैजंट हैपेंड एज ऑफ येट। सो डू दैट टू एनहांस सोशल इक्वालिटी विच इज एजुकेशन इक्वालिटी। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज, बेटर टारगेट कीजिए, सब्सिडीज आर गुड बट इंश्योर, मेक इट श्योर दैट इट इज रीचिंग टू इट्स एक्चुअल टारगेट। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स बहुत अच्छा, डीबीटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप ही के बैंक अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, जो भी होगा। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये जनधन के माध्यम से पॉसिबल हो पाया, ये जैम के माध्यम से पॉसिबल हो पाया, ट्रिनिटी जैम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी वजह से ही डीबीटी सक्सेसफुल हो पाए। तो इंडिया इज डूइंग गुड अबाउट इट। प्रमोट ऑन्टरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, ऑल दैट, टैकल प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ हियर कम्स ऑफ कोर्स अवेयरनेस जनरेशन और बहुत सारी इंक्लूसिविटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, दे शुड डू देयर पार्ट। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और बहुत सारे इस तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुड ऑल्सो एंड। Macroeconomic policy environment conducive to reducing inequality. Now this is done. Scheme for financial support to digital payments. Now this is very important. This is very important because I assume and I anticipate that you will get a question on UPI. प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कुछ इस तरह का डिजिटल पेमेंट्स से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? आई थिंक अगले महीने की आप इकोनॉमी के जो वीडियो देखेंगे, क्योंकि कंपाइलेशन में आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानते हैं रिसेंटली क्या हुआ है, सिंगापुर और इंडिया ने यूपीआई, इंडिया का और सिंगापुर का पे नाउ हमने उनको कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, रेमिटेंस ईजियर हो जाएगी, वहां से यहाँ आना, यहाँ वाले को वहां भेजना, ठीक है, ये सारी चीजें, रियल टाइम रेमिटेंस पेमेंट। तो ये यूपीआई जो है, इसके बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक। यूपीआई से रिलेटेड अगर हमने न्यूज़पेपर वीडियोस आप कवर कर रहे हैं तो उसमें बहुत कुछ देखा है कि यूपीआई को G20 डेलीगेट्स के लिए अलाउ कर दिया गया है, और
साथ ही में आप यूपीआई को अलाउ कर दिया गया है नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी, अगर उनका इंटरनेशनल मतलब बाहर वाला नंबर भी है, फॉरेन नंबर है, मोबाइल नंबर, तब भी अलाउ कर दिया गया है, मतलब बस उनका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ का होना चाहिए, ठीक है। तो यू अ लॉट इज हैपनिंग इन यूपीआई, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर स्काई रॉकेटिंग, यूपीआई इज बिकम द स्टार ऑफ इंडिया, यू कैन से। तो यूपीआई पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी मेंस में भी पढ़ के जाइए। अब यहाँ पे क्या है ना कि यूपीआई से स्पेसिफिकली रिलेटेड कुछ कुछ देखिए, जो डिजिटल पेमेंट्स पे मेजर्स लागू होते हैं, जो सोल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं डिजिटल पेमेंट, वही यूपीआई, क्योंकि यूपीआई भी एक डिजिटल पेमेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जब यूपीआई आया था तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडिशनल देना चाहूंगी कि आरबीआई ने अपनी मीटिंग में कुछ कुछ बातें बोली थी कि इसलिए यूपीआई लाया गया है, ये मेजर्स हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी। आप छोटे छोटे पॉइंटर्स में से लिख के आइए, इट वुड डेफिनेटली फेच यू अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स। पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूपीआई क्या है? यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। रियल टाइम पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने, जैसे ही आपने यहाँ से अमाउंट भेजा, वैसे ही उसने रिसीव कर लिया सामने वाले ने, उसे हम रियल टाइम पेमेंट कहते हैं। ये नहीं मैं आज भेजूंगा आपको 1 हफ्ते बाद पहुंचेगा, ठीक है, कोई लैग नहीं है। की फीचर्स क्या है? इमीडिएट मनी ट्रांसफर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 24/7 365 डेज, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक ही क्लिक करते हैं, उससे जो आपकी ट्रांजेक्शन को, ऑफ कोर्स जब आपने ऑथेंटिकेट करना है तो 2 लेवल्स पे ऑथेंटिकेशन हो जाती है। कैसे? कौन कौन से 2 लेवल पे? एक तो पहली बात, आपके मोबाइल फोन में एक मोबाइल पिन होती है यूपीआई पेमेंट करने के लिए, MPIN यानी कि एम पिन, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, पहला लेवल हो गया। दूसरा लेवल, जो वर्चुअल आईडी ऑफर की जाती है आपके प्रोवाइडर द्वारा, ठीक है। तो वर्चुअल आईडी और एम पिन, यानी कि 2 लेवल्स पे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूरी हो जाती है। दे शुड मैच ईच अदर एंड देन द ट्रांजैक्शन इज डन, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे यूपीआई से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यूपीआई को क्यों लेके आए, मतलब क्या ड्राइवर्स थे यूपीआई को लाने के लिए, जब एनपीसीआई का डॉक्यूमेंट आया कि हम क्यों लेके आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। नंबर 1, सिंप्लिसिटी। ये पॉइंट आप लिखेंगे। सिंप्लिसिटी कैसे? सिंप्लिसिटी ऐसे कि यहाँ पे केवल क्या करना आपको, पे टू, कलेक्ट फ्रॉम, है ना। यही तो 2 चीजें हैं, हमने किसको पे करना है, किससे बेसिकली कलेक्ट करना है, बस ये 2 ऑप्शंस एंड दैट्स इट। यू कैन डू दिस विद अ सिंगल क्लिक, ठीक है। तो कितना सिंपल है इसको यूज करना। नंबर 2 इज इनोवेशन। इनोवेशन ऑफ कोर्स इनोवेटिव ही है, इट हैज कंप्लीटली चेंज द वे आप कैसे पेई और पेयर साइड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। तो इनोवेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनपीसीआई के उस समय के डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। और क्या आप लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी अभी हमने यहाँ देखी, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी के बारे में। और ऑफ कोर्स आप ये भी जानते हैं कि कैसे डेटा प्रोटेक्शन का भी एक इसमें क्लॉज है, एंड टू एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का भी क्लॉज है। लेकिन आप बेहतर ये है कि सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लिख के अपना पॉइंट समाप्त कीजिए। कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए, भारत क्या है, कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री है। यहाँ पे जो चीज कम होती है, कम रेट की, वही चीज अडॉप्ट होती है। तो कॉस्ट और अडॉप्शन जो है ना, 2 पॉइंट्स हैं जो आरबीआई ने उस समय कहा था इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और यही हमारे दिमाग में था जब हम यूपीआई को लेके आए थे, ठीक है। तो बेसिकली भारत में क्या है, जिसकी ज्यादा हाई कॉस्ट उतना उसका कम लाइफ स्पैन, उतनी उसकी छोटी लाइफ होती है। तो यूपीआई अगर इतना सरवाइव कर गया और इतना फ्लरिश कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑलराइट। तो ये आप इस तरह से पॉइंट्स बना के, सिक्योरिटी वाला, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इनोवेशन, सिंप्लिसिटी, पे टू और कलेक्ट फ्रॉम के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर बाकी हम देखें, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थे उससे कितना डिफरेंट है, ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी तो इस चीज़ से भी आ जाती है कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी का बैंक आईएफएससी कोड नहीं चाहिए, है ना, जिसके वजह से आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। सो इफ यू आर यूजिंग यूपीआई, यू जस्ट नीड अ वर्चुअल एड्रेस,
है ना, विच इज यूनिक टू यू, है ना, तो उसमें कोई बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली ऑल अबाउट यूपीआई। ओके, तो और देखिए, आपको अगर प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए दैट इट इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। ठीक है, और अगर एक पॉइंट लिखा हो कि यू नो इट इज करंटली द बिगेस्ट अमंग NPCI ऑपरेटेड सिस्टम्स, बिल्कुल इट इज द बिगेस्ट। जितने भी और NPCI के, NPCI क्या है खैर, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट NPCI ऑल्सो। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट्स को और सेटलमेंट सिस्टम्स को भारत के। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? NPCI RBI का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आई थिंक ये लिखा हुआ है RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का ये एक मेजर है। ठीक है, जो NPCI है, किसके तहत? एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, उसके प्रोविजंस के अंडर NPCI को लाया गया था। NPCI इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। किसके तहत? जो कंपनीज एक्ट है 1956 का, अभी तो खैर कंपनीज एक्ट 2013 वाला, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एक, कंपनीज एक्ट के तहत, जिसने क्या करना है, इसका इंटेंशन ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे टू द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, फिजिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी। तो एंटायर जो वर्ड है ना, उसे एक्सट्रीम में समझ के गलत मत मार्क कराना, सच में एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है भारत का, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो NPCI ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ जो आपको UPI से रिलेटेड, NPCI से रिलेटेड, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए थी। अब यहाँ क्या हुआ है, रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंसेंटिव स्कीम को, कि हम इस इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे रुपे डेबिट कार्ड को और लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शंस को। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन टू मर्चेंट और P2M फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। फीचर्स क्या है इस स्कीम के? मैती लेके आएगा, पहली बात तो मैती इंप्लीमेंट करेगा इस स्कीम को। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिनेंशियल आउटलेज के लिए 2600 करोड़ रुपए दिया गया है। बैंक्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव, बैंक्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा ये लो वैल्यू भीम पेमेंट्स के लिए और रुपे डेबिट कार्ड्स के लिए। कैसे इंसेंटिव दिया जाएगा? ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको कुछ दिया जाएगा, कुछ टैक्स इंसेंटिव मिलेगा या जो भी। ठीक है, तो बेसिकली बैंक्स को क्या क्या प्रमोट करना है, पॉइंट ऑफ सेल जो है, और साथ ही में E-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस किसको यूज करके, E-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस भी, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस भी यूज कर किस चीज को यूज करके, रुपे डेबिट कार्ड्स को यूज करके, लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शंस। देखिए, पहली बात तो आपको पॉइंट ऑफ सेल के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकडोनल्ड्स गए हैं, अगेन मैकडी, ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपना एक ऑर्डर प्लेस किया। जिस काउंटर पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, उसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। जिस पॉइंट पे सेल हो रही है उसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, जिस पेमेंट काउंटर पे। ओके, तो वहां पे देखिए क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, ऑफ कोर्स वहां पे वो आपसे पूछते हैं सर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे एंड ऑफ दैट। तो यहाँ पे हमें उनको प्रेरित करना है कि पॉइंट ऑफ सेल हो, चाहे E-कॉमर्स आप कुछ फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हैं, अमेजोन से मंगवा रहे हैं, तो कुछ आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर आप रुपे डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं या भीम UPI ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो इस तरह से, ठीक है, द स्कीम विल ऑल्सो प्रमोट, ये जो स्कीम है ये और क्या क्या प्रमोट करेगी, UPI लाइट को भी प्रमोट करेगी और UPI 123 पे को भी प्रमोट करेगी। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे लिखा है डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए, भीम आपको पता है। अब कहीं कहीं चीजें जो UPI लाइट और हमें UPI 123 पे के बारे में जाननी है, लेकिन जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक।
हाँ जी। Okay, so we were to discuss UPI Lite and UPI 123 पे। अब देखिए ये UPI Lite और UPI 123 पे को भी प्रमोट करेगी ये जो इंसेंटिव स्कीम है। अब UPI Lite क्या है? ये एक नया UPI सर्विस है, NPCI ही इसे प्रोवाइड करेगा। इट विल अलाउ मेकिंग फास्टर नियर रियल टाइम स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। देखिए इन दोनों चीज़ों में जो UPI 123 पे है और UPI Lite यानी कि लाइट ट्रांजैक्शंस, अगर हम वैसे कह रहे इसका मतलब कुछ और है लाइट की फुल फॉर्म, पर आपके लिए जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है लेकिन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की जिसमें ज़रूरत ना हो, तो दोनों में यही चीज कॉमन है। इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे लाया गया है। अपर लिमिट क्या है यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन की? ₹200। ठीक है, एक यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो 200 रुपये से को क्रॉस नहीं कर सकती। और जो टोटल लिमिट है यूपीआई लाइट बैलेंस की, जो हो सकता है आपके वॉलेट में, वॉलेट से ही तो होगा ना। अगर इंटरनेट कनेक्शन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वॉलेट में मनी ऐड होगी, उसी से होगी। तो वॉलेट में मैक्सिमम जो बैलेंस है रख सकते हैं हम यूपीआई लाइट के तहत, वो ₹2000 है। ये 200 और 2000 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ऑलराइट, तो ये चीज, अगर हम UPI 123 पे के बारे में बात करें तो ये भी एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फीचर फोन यूजर्स के लिए हु कैन यूज UPI पेमेंट सर्विस विदाउट इंटरनेट। अगेन विदाउट इंटरनेट। पर ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे ₹5000 है। तो अगेन यहाँ पे आपको ये चीज पता चलती है कि UPI 123 पे की जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो ज्यादा है UPI लाइट से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के नॉट बी लिंक्ड। सो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं लिंक हो सकते 123 पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सुनिए आप, जो UPI 123 पे है, ठीक है, या 123 पे है ना, तो ये एक 3 स्टेप मेथड है जो इनिशिएट और एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल फोन्स पे। तो ये चीज आपको 3 स्टेप मेथड जो है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक होना नहीं अलाउड, वो पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि आप इनको हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, पर स्कैन एंड पे नहीं कर सकते UPI 123 पे से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, ये तो ऑफ कोर्स पता ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, अगेन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इंटरनेट कनेक्शन के बिना पेमेंट होनी है तो पेमेंट कैसे होगी? ठीक है, और वॉलेट से होगी, जैसे हमने UPI लाइट में तो देख लिया वॉलेट से होगी। तो यहाँ पे मेथड्स हैं, ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसे हम IVR कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक सिक्योर्ड कॉल करनी है अपने फोन से, किस पे? एक प्री डिटरमाइंड IVR नंबर पे।
ओके, एंड देन यू विल कंप्लीट यूपीआई ऑन बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि आप अपनी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा कर सके। जैसे वो पूछते हैं ना, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है तो 1 दबाइए, 2 दबाइए, वैसे वाला ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, मनी ट्रांसफर करना है, कुछ भी अपना बैलेंस चेक करना है, कुछ भी इस तरह का जो भी है वो आईवीआर से हो सकता है। अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो 3 दबाइए। ये सारी चीजें जो हैं वो आईवीआर यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स से हो सकती हैं। जस्ट लेट मी चेक हमें रहता क्या क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ऑलराइट, ठीक है। तो और साथ में दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें क्या कर सकते हैं आप एक ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फीचर फोन पे, और जिससे आप बहुत सारी यूपीआई फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो आपके स्मार्टफोन्स पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बस वही है कि यहाँ पे स्कैन एंड पे वाला फीचर नहीं होता, दैट इज नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद होता है एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी। अब मिस्ड कॉल में क्या है, आप समझ के होंगे अभी तक। तो इसमें यूजर्स को क्या करना है, यू कैन एक्सेस योर बैंक अकाउंट और रूटीन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, रिसीविंग ट्रांसफरिंग फंड्स, है ना। बस एक आपको मिस कॉल देनी है एक पर्टिकुलर नंबर पे जो आपके मर्चेंट के आउटलेट पे लिखा हुआ है। आप एक शॉप पे गए, आप कहेंगे जी मेरे को यूपीआई 123 पे करना है, ठीक है, कैसे करूं मैं, वो कहेंगे ये नंबर है, इसमें मिस कॉल दे दो, ठीक है। और बेसिकली इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑफ कोर्स जब आप उस पर कॉल करेंगे तो फिर जो जब आपने कॉल कर दिया, मिस कॉल दे दी, तो अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन फिर जो जिसको आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर उसको भी बेसिकली एक इनकमिंग कॉल आएगी कि वो ऑथेंटिकेट कर सके ट्रांजैक्शन हो गई है, वो अपना यूपीआई पिन डालेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये सारी चीजें। और चौथा, क्योंकि 4 मैंने ऑप्शंस बताए आपको, 4 तरीके से होना है। फिर चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। अब प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट से भी आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल पास रख के, कुछ बहुत ही पास में है, कम डिस्टेंस में, अगर कोई साउंड बेस्ड पेमेंट्स ऑप्शन हो जिसमें साउंड वेव्स को यूज करके कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन डेटा कम्युनिकेशन हो सके, है ना। तो ये 4 तरह के ऑप्शन होते हैं जो यूपीआई 123 पे अवेलेबल हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल पेमेंट्स की, तो अगर हम वो देख लें, सिग्निफिकेंस है एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑफ कोर्स। देखिए, जो मैं आपको ये हम सिग्निफिकेंट डिजिटल पेमेंट्स की देख रहे हैं, वही आप यूपीआई में भी लिख सकते हैं। यूपीआई में आप जो भी मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट बताया, इनोवेशन बताया, सिंप्लिसिटी बताया, है ना, ये सारे पॉइंट्स तो जो आप लिखेंगे तो लिखेंगे। फिनेंशियल इंक्लूजन लिखिए, है ना, एनी टाइम एनी वेयर एक्सेस टू अकाउंट्स। आपको हर जगह अपनी अकाउंट बुक, चेक बुक लेके नहीं चलना, है ना, कि अरे मैं देखूंगा, अकाउंट नंबर डालूंगा, फिर ये डालूंगा, फिर मुझे पता चलेगा, है ना, समझ रहे हैं। तो इनहैंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू अकाउंट। नंबर 2, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट सिस्टम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कैश पेमेंट्स में क्या है, लीकेज बहुत होता है। ओके, कि हमने अगर कोई कैश पेमेंट की है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मेरे को अपने किसी बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना है, तो मैं बोलूंगी मिस्टर आईएएस ऑफिसर, आप क्या कीजिए, इस जगह के आईएएस ऑफिसर, आप उन्हें पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आईएएस ऑफिसर क्या कहेंगे, ये मेरा असिस्टेंट है, मैं इनको भेजता हूँ कैश लेके, आप पेमेंट कर दीजिए। अब वो कैश वहां तक पहुंचता ही नहीं, या बीच में कम पहुंच जाता है तो इसी तो करप्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब सरकार क्या करेगी, वो कहती है हम डीबीटी करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आई है बहुत ज्यादा इससे। इंस्टेंट एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अनलाइक कैश, मनी कैन बी इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी अकाउंट यूजिंग डिजिटल मोड्स लाइक बीम, यूपीआई, आईएमपीएस, सेफ एंड सिक्योर, मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होती है, एनहांस्ड क्रेडिट एक्सेस, ये भी आपको पता है, क्रेडिट कितना आसान हो गया है लेने के लिए, क्योंकि फिनेंशियल फुटप्रिंट है अब आपका। चैलेंजेस क्या है, तो ये सारे भी जो है, एनहांस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंस्टेंट एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, सेफ एंड सिक्योर, इनहैंस्ड क्रेडिट एक्सेस, ये सारी चीजें आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख सकते हैं। चैलेंजेस क्या है लेकिन डिजिटल पेमेंट्स की भारत में कि भारत अभी भी कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ये बात आपको पता है। इसीलिए तो हमारे भारत में जो डीमोनेटाइजेशन की डिबेट है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, कैशलेस इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके बाद भी 17 लाख करोड़ कैश से अभी हमारे पास 30 लाख करोड़ कैश से भी ज्यादा है। तो हम, ऐसा है कि हम कैश बेस्ड इकोनॉमी है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी हमें पता है कि आरबीआई की खुद की रिपोर्ट ने ये बताया था
कि इंडिया में बहुत सारे लोग डेली वेज के बेसिस पे काम करते हैं, वो सफ़र हुए थे। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो सफ़र हुए थे, क्योंकि वो रोज़ कोई प्रोडक्ट खरीदते थे और फिर वो उसको बना के बेचा करते थे डेली बेसिस पे, तो वो हिट हो गए क्योंकि वो कैश से ही खरीदा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रीडोमिनेंटली एक कैश बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि कैश क्या करता है, कैश फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कन्वीनियंस देता है, स्विफ्टनेस देता है पेमेंट करने के लिए। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कैश बेस्ड इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी क्या भारत बन सकती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो पहले तो आप कैश के बेनिफिट्स लिखिए। कैश क्या प्रोवाइड करता है, अनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, कि सीक्रेसी है ना कैश में, आपके पास कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा कैश, वो आप पे निर्भर करता है, वो आपका है, आपने किसी को बताना नहीं है उसमें, है ना। तो लेकिन जो अब वो सब कुछ सरकार को पता चल रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही है, ऑल दैट, है ना। तो अब ये अच्छा बुरा क्या है, पर अनोनिमिटी तो है, साथ ही में फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस है, स्विफ्टनेस है ना, फाइनलिटी ऑफ पेमेंट है। ठीक है, कि विदाउट एनी डिफॉल्ट रिस्क। क्या होता है कि कैश में क्या है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक हमारे हाथ में पैसा ना है, कि हमारे पास इतना पैसा है अभी के लिए, ठीक है, तो हमारे बैंक अकाउंट में है, ये है ना, तो वो चीज़ अलग होती है। एंड हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा हाई है और एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है कैश की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, तो आप ये बहुत सारे पॉइंट सब पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू बैंक्स एंड कार्ड्स, तो पहली बात तो जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको आप बैंक्ड पॉपुलेशन में लेके आएंगे, है ना। तो इतने बैंक्स ही नहीं है, इतने लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं खुले हुए और इतने सारे कार्ड ही नहीं आपने उन लोगों को दिए हुए जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग, है ना। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं इसमें एक। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है उनका ये कहना है केवल 27% जो भारतीय हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। तो अब मैं आपको अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो जब जनधन योजना आई तो उसमें एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी एक उसमें डायमेंशन है। ठीक है, तो उसमें अब लोगों को बताया गया कि आपको फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए मिलेंगे या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उस समय का था, तो इतने रुपए मिलेंगे आपको। तो फिर लोगों ने 1 लाख रुपए जाके मांगना शुरू कर दिया। तो ये फिनेंशियली उनको लिटरेट करने की बहुत ज़रूरत है कि ये देखिए, ये होता है कि जब आप सच में ये इंश्योरेंस तब मिलेगी जब एक्सीडेंट मीट करते हैं या ऐसा वैसा, इस तरह से लिटरेसी पे लाना बहुत ज़रूरी है। साथ में ऑफ कोर्स आपको यूपीआई चलाना कैसे है, पेमेंट्स करनी कैसे हैं, क्या होता है, कोड और ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। रिस्क ऑफ साइबर फ्रॉड एंड प्रिवेसी, ऑफ कोर्स डेटा प्रोटेक्शन नहीं बहुत लोग मानते हैं कि है, साइबर फ्रॉड होने का, इंटरसेप्शन हो जाता है बीच में पेमेंट होते होते, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। कॉस्ट एंड कनेक्टिविटी, अब देखिए क्या है ना कि कैश पेमेंट, मैंने आपको 5 रुपए देने हैं तो 5 रुपए मैंने दिए, आपने ले लिए। तो उस पेमेंट को करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए ऐसा तो नहीं है कोई बीच में इंटरमीडिएट आके कहता नहीं 1 रुपए मुझे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट्स होती हैं, डिजिटल पेमेंट्स होती है, उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग होती है, तो इट्स नॉट फ्री, राइट। तो ये चीज भी, कॉस्ट एंड कनेक्टिविटी इज ऑल्सो अ थिंग। सजेशंस, अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है स्टेटस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो देखिए वैल्यू के टर्म्स में ₹1,00,000 करोड़ में देखिए, अगर हम कहाँ पे थे वैल्यू के टर्म्स में, 2953, फिर उसके बाद 3000 वॉल्यूम के टर्म्स में, हम 2953 ट्रांजैक्शन हो रही थी 2953, फिर उसके बाद 3000 2021 में, फिर यहाँ पे कितनी हुई है 3021। ठीक है, तो इंक्रीज तो हुए हैं हम पर बहुत कम। लेकिन अब वॉल्यूम के टर्म्स में देखिए कि पहले यहाँ पे 4572 लाख करोड़ था, ठीक है, वैल्यू के टर्म्स में, और फिर उसके बाद 5554, अब कहाँ है 8840 लाख करोड़। तो वैल्यू के टर्म्स में ज़्यादा हम बढ़े हैं और वॉल्यूम के टर्म्स में कम। तो ये आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है। स्टेटस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बिल्कुल डिजिटल पेमेंट्स ने इंक्रीज किया है 215%। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें 215%, और अगर हम 10% देखें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई और डेटा लिख के आना। Cash in circulation of GDP was nearly 14% in 2022। स्टेटस देख रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहे। 14% ऑफ जो GDP था 2021 में, वो कैश इन सर्कुलेशन था। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ यूपीआई, आप जानते हैं यूपीआई करंटली कॉन्स्टिट्यूट्स वेल ओवर 40% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस।
अभी भी 50% से ज़्यादा नहीं है। अगर पेपर में लिखा हो प्रीलिम्स में more than 60%, more than 50%, more than half, no, 40%, ठीक है। तो कैश डिपेंडेंस स्टिल वेरी हाई, स्टिल अराउंड 70% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन कैश। ओके, 10 रुपए के टमाटर, 20 रुपए के आलू, आई डोंट नो व्हाट द एक्चुअल रेट इज, बट स्टिल, ठीक है, जो कैश डिपेंडेंस है भारत के 70% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन कैश। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सजेशंस क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। सजेशंस डिजिटल पेमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाइए, इंटरनेट एक्सेसिबल कीजिए हर जगह एट लो कॉस्ट। डिजिटल जो बेसिकली पैक्स हैं वो जो डेटा पैक्स होते हैं वो कॉस्ट अफोर्डेबल बनाइए। साइबर सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लाइए, अवेयरनेस जनरेशन, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल पेमेंट अभियान लाइए जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स कमिटी रिकमेंडेशंस। ओके, तो देखिए नंदन नीलकानी जी की एक कमिटी है, उनकी भी कुछ रिकमेंडेशन है, अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा। डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स कमिटी, क्या करना है उन्होंने कहा है, रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस एंड वेविंग जीएसटी ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS पे से GST वेव करना, ठीक है। साथ ही में जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं जहाँ पे बेसिकली आप पेमेंट करते हैं तो उनके जो कंप्यूटर स्क्रीन या फिर वो जो ट्रांजैक्शन वाली मशीन्स होती हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो अफोर्डेबल बन जाए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल पे आउट्स आर थ्रू डिजिटल मीन्स, अ डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, लोकल रीजनल लैंग्वेज में ग्रीवेंस रिड्रेसल। अगर फॉर एग्जांपल आप सच में कह रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फिर आपने इसको बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम चलाया, फिर आपने फाइनेंशियल लिटरेसी कर दी, लेकिन आप जहाँ पे, क्योंकि हर एक रिमोट से रिमोट एरिया में जाके आप इस चीज़ की लिटरेसी फैलाएंगे तो पहुंच गई एक बार, लेकिन फिर उनको कोई दिक्कत आई, वो कहेंगे सर हमने ट्रांजैक्शन ऐसी की थी लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ गई, और फिर उनको भाषा केवल अपनी आती है, तो फिर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा, उनको तो इंग्लिश आती नहीं, एग्जाम्पल उनको हिंदी आती नहीं, तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में। अ डिजिटल पेमेंट सब कमिटी शुड बी सेट अप at state level to map financial institutions and identify gaps, very important। एक डिजिटल पेमेंट सब कमिटी सेटअप की जाए स्टेट लेवल पे ताकि हम मैप कर सके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और आइडेंटिटी गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें, गैप्स को, और उसको ब्रिज कर सकें ताकि, but is increasingly seen as a way to store value as an economic asset rather than to make payments। देखिए क्या है, a large population of the country historically lacked access to personal bank accounts and credit lines। कैश क्या है, कैश स्टिल रूल्स, लेकिन कैश को यूजुअली पेमेंट करने के लिए नहीं, स्टोर वैल्यू कि हमारे पास घर पे इतना कैश होना चाहिए, कल को कुछ हो जाए, अचानक से लॉकडाउन लग जाए तो हम कुछ खरीद सकें, मतलब इस तरह का है, ठीक है। तो पर उसको एक इकोनॉमिक एसेट की तरह रखते हैं, पर जो पेमेंट्स करते हैं वो हम डिजिटली करना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है, कन्वीनियंस है, कंपटीशन है, ये एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर लेके आते हैं डिजिटल पेमेंट्स का। स्टेट फाइनेंसेस, अब देखिए स्टेट फाइनेंसेस जो है ना, स्टेट फाइनेंसेस हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर किया है, बहुत ही रीसेंट वीडियोस में से एक है, तो ये भी चीज़ वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई विल कम टू इट, पर उससे पहले मुझे IBC कवर करना है। चलिए हम स्टेट फाइनेंसेस ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद वी विल डू दिस इन ओके। RBI ने रिलीज किया है अपनी एनुअल पब्लिकेशन को जिसका टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस, अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-2023, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, थीम क्या है इसकी, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसमें रोल क्या था स्टेट्स का। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, स्टेट फाइनेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि केपेक्स बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार कितना प्रेरित कर रही है किसको, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको, ठीक है। तो ये चीज आप जानते हैं, तो इसीलिए लेट मी जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक। देखिए भारत के केस में हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की बात करता है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है
कि दो स्तर पे वैसे तो हमारा 3 tier फेडरलिज्म है, बट स्टिल यूजुअली हम कहते हैं कि केंद्रीय सरकार होती है फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो वैसे ही चाहे वो फिनेंस है वो भी एक केंद्रीय स्तर पे होता है, एक स्टेट स्तर पे होता है। वैसे गवर्नेंस जो है वो एक केंद्रीय स्तर पे होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, तो जो 7th शेड्यूल है आप जानते हैं वो स्पेसिफाई करता है कि किसके क्या फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस हैं, क्या कौन से रिसोर्सेज हैं, स्टेट्स के कौन से रिसोर्सेज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड भी करता है बहुत सारे फिजिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बहुत सारे मैकेनिज्म के लिए, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर फिनेंस कमीशन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। पर क्या है कि ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल अभी इतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नेसेंट है, बहुत सारे गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज में, तो इसीलिए जो स्टेट फाइनेंसेस हैं दे हैव रिमेन्ड वीक। स्टेट लेवल पे हमने काफी हाई फिजिकल डेफिसिट देखा है, काफी हाई रेवेन्यू डेफिसिट देखा है, काफी हाई डेट टू जीडीपी रेशो भी देखा है। अब देखिए आप, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम एक्ट 2003, इसको जानते हैं। इसको क्यों लाया गया था? फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए लाया गया था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया था। ये टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है। क्या आपका एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं है, तो पर आपको एक्सपेंडिचर तो करना है। फिर आप कैसे करेंगे? आप बोरोइंग करेंगे। बोरोइंग को हम इनडायरेक्टली कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, जो डेफिसिट है उसको आप भरेंगे कैसे? बोरो करके ना। तो वही चीज। तो क्या फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, क्या रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, क्या डेट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए, ये टारगेट सेट करता है एफआरबीएम एक्ट 2003 का। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड टू गिव द आरबीआई फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप ये भी जानते हैं कि फिजिकल स्टेबिलिटी तो अचीव करनी है, पर आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टू डील विद इन्फ्लेशन इन इंडिया। और आरबीआई आप जानते हैं 2 से 6% वाले बैंड के बीच में उनको मेंटेन करना होता है अपने इन्फ्लेशन के रेट को। ग्रोथ और इन्फ्लेशन बहुत टीडियस टाइट रोप होती है जिसपे वॉक करना होता है आरबीआई को। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड बाय एफआरबीएम एक्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आपके प्रीलिम्स में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटेड होते हैं? फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एफपीएसएस, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो आप 3 साल में क्या होगा। ठीक है, आपकी क्या फिजिकल पॉलिसी होगी। बजट के साथ साथ आप सबमिट करते हैं फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब स्टेट लेवल पे भी सबने एनैक्ट किया है एफआरबीएम एक्ट को, ये भी आप जानते हैं। और क्या बेसिकली जो एनके सिंह ने रिव्यू कमेटी जो बैठी थी, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, उनका क्या टारगेट उन्होंने सेट किया है? उन्होंने कहा है कि देखिए फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए 2.5% ऑफ जीडीपी बाय March 31, 2023। ये तो हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए 0.8% ऑफ जीडीपी बाय March 31, 2023। डेट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 60%। इसमें से 40% लिमिट है सेंटर के लिए, 20% लिमिट है स्टेट्स के लिए। ठीक है, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट तो एक बहुत बुरी बात है। रेवेन्यू डेफिसिट तो 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने डे टू डे फंक्शंस के लिए एक्सपेंडिचर कहीं और से ले रहे हैं। देखिए आप जब बोरो करते हैं तो आप कोई बहुत बड़ी चीज खरीद रहे हैं, आपके पास उसके लिए पैसे नहीं है। क्या आपको रोज राशन लेके आना है, उसके लिए भी बाहर से बोरो करना पड़ेगा। तो हमें उस चीज के लिए अगर बोरो करना है तो दैट शुड एंड। और वही एनके सिंह कमेटी ने कहा है कि धीरे धीरे हमें 0 पे ही जाना है, पर 0.8% पे आ जाइए जीडी 2023 तक। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट के, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है? एग्रीगेट रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन यूटीज। तो रेवेन्यू रिसीट्स कितने थे? 14.9% ऑफ जीडीपी, जिसमें से केवल 55% था फ्रॉम ओन टैक्सेस, जहां पे वो खुद टैक्सिंग पावर है उनकी, बाकी टैक्सिंग पावर तो उन्होंने सरेंडर कर दी है। ठीक है, जीएसटी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो उसमें से 14% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू रिसीट्स था। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना था? 18.5% ऑफ जीडीपी, जिसमें से 83% जो था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 17% था। इंप्रूव्ड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स ऑन द बैक ऑफ इंप्रूव्ड फिजिकल हेल्थ है, लेकिन किस चीज की वजह से, कौन से फैक्टर्स की वजह से? ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। पैंडेमिक के बाद जो डिटोरिएशन हुई थी, इट इज रिकवरी। ओके, तो जो स्टेट का ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है, इट इज बजटेड टू डिक्लाइन। देखिए 2020-21 में क्या था? 4.1% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट था स्टेट लेवल पे। फिर उसके बाद 3.4% था 2023 पे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि हाई रेवेन्यू कलेक्शन हुए हैं। तो दिस इज ऑफ कोर्स गुड।
Okay, state's debt is budgeted to ease to 29.5% of GDP in 2022-2023 as against 31.1% of in 2021-2020. Okay, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो FRBM रिव्यू कमेटी है वो तो ये कहती है कि 20% होना चाहिए स्टेट का डेट। हमने हमने भी देखा 60%, 40-20 है ना। तो यहाँ पे लेकिन जो स्टेट का डेट है वो अभी भी 29.5% था 2022-2023 में। ठीक है, ऑल्दो कम है मतलब 31.1% से जो 2020-21 में था, बट स्टिल 29.5% अभी भी 9.5% ज़्यादा है 20% के कैप से। तो हमें वहां पहुंचना है। 38% हायर बजटेड कैपिटल आउटले फ्रॉम स्टेट्स इन 2022-2023। ठीक है, ये तो होना ही था। ठीक, क्यों होना था? जो कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशो है, इट इज बजटेड टू इंक्रीज टू 2.9% इन 2022-2023 फ्रॉम 2.3% इन 2021-2022। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केपेक्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल पे ही एक्सपेंडिचर करेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है उससे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड सही बनाएंगे, जो इनडायरेक्टली आपकी लॉजिस्टिक्स में भी हेल्प करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट फाइनेंसेस, क्या सिग्निफिकेंस है स्ट्रॉन्ग स्टेट फाइनेंसेस का? अचीव ग्रोथ विद 60%। अब देखिए जो 60% जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, क्योंकि स्टेट ही तो प्रॉक्सिमिटी में है ना आम जनता के। स्टेट्स ही तो हैं जो है केंद्रीय, कितने आपके प्रॉक्सिमिटी में है, आप एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जब पैंडेमिक आया तो यही तो डिलेमा था। हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट में, तो सब कुछ जो एक्सपेंडिचर है 60% एक्सपेंडिचर होना ही स्टेट लेवल पे है। तो स्टेट फाइनेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे होने, बिकॉज इट वुड हेल्प अस अचीव ग्रोथ, attract investments. If say you have good an attractive FDI policy is good enough. Okay, look at Karnataka, Bangalore. Okay, तो इस तरह से ये चीजें आपने पढ़नी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग फिनेंसेस होंगे तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी अच्छा होगा, इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जिससे डिमांड क्रिएशन होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है, ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 5 टाइम मोर पीपल देन द सेंटर, यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। क्या इनिशिएटिव्स दिए गए हैं स्टेट की फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ये आप जानते हैं। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे, ये हमने देखा। उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है बजट में, ये हमने सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे में देख लिया है। रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग, अगर आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आते हैं स्टेट लेवल पे तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है ना, तो उसमें आपको हम 0.5% की छूट दे देंगे। अगर 3% है टारगेट आपका आपका तो जिसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, तो हम 3.5% आपको बोरोइंग करने देंगे। पर वो जो आप एक्स्ट्रा 0.5% बोरोइंग कर रहे हो वो आपको पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करना है। ठीक है, ways and means advances limit for state governments reduced to 47,010 करोड़ फ्रॉम 51,560 करोड़, क्योंकि पैंडेमिक में था ना, ज्यादा बोरोइंग की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि हम रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ हम इकोनॉमिक सर्वे में देख चुके हैं कि हमने ऑफ बजट जो बोरोइंग्स हैं उसको इंक्लूड कर लिया है अब अपने बजट में। ठीक है, तो इससे हमें एक्चुअल स्टेट की डेट पोजीशन पता चलती है। ये ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होती थी, बजट में बताई नहीं जाती थी और बजट के बाहर बोरो किया जाता था, तो हमें लगता था अच्छा बोरोइंग्स बहुत कम है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ठीक है, स्टेट लेवल मेजर्स, ग्रीन टैक्स, एमनेस्टी स्कीम। अब देखिए एमनेस्टी स्कीम का मतलब क्या होता है कि हम आपको रिलीफ दे देंगे अगर आपने कुछ यहाँ पे कुछ इवेजन किया था, तो बस आपको कुछ प्रतिशत टैक्स भरना है तो आपको उससे हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है टैक्स एमनेस्टी, लिमिटेड टाइम ऑफर बाय द गवर्नमेंट, कुछ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए कि आपको एक डिफाइंड अमाउंट भर दीजिए तो हम आपको फॉरगिव कर देंगे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उससे। हम आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई लीगल केस नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस आप ये पेमेंट कर दीजिए जो हम कह रहे हैं आपको। ठीक है, इसे हम टैक्स एमनेस्टी कहते हैं। तो इस तरह की एमनेस्टी स्कीम केरला में आई है, राजस्थान में आई है, ताकि रिलीफ दिया जा सके टैक्स पेयर्स को एज वेल एज इम्प्रूव देयर, क्योंकि इससे रेवेन्यू कलेक्शन भी तो इम्प्रूव हो ही रहा है कि हम आप पे लीगल केस नहीं चलाएंगे, यही बहुत बड़ी सिरदर्दी से छुटकारा मिल जाता है लोगों को। तो फिर वो कुछ जो थोड़ा बहुत अमाउंट होता है जो ऑफकोर्स उनके किए हुए घपले से काफी कम होता है, तो वो भर के अपना छुटकारा ले लेते हैं और जो सरकार है उनका रेवेन्यू कलेक्शन गोज अप। एग्जिस्टिंग कंसर्न्स क्या है लेकिन, अब देखिए एग्जिस्टिंग कंसर्न्स हैं वर्टिकल इम्बैलेंस। अब वर्टिकल का मतलब क्या है, सीधा लाइन, वर्टिकल लाइन, यानी कि जो स्टेट की ओवर डिपेंडेंस है सेंटर के ऊपर अपने रिसोर्सेज के लिए, है ना,
क्योंकि जो खुद के उनके रिसोर्सेज हैं टैक्स के वो तो इनफ है नहीं। और साथ ही में अभी क्या रिसेंटली हो रहा है, जो सरचार्ज और सेस बढ़ता जा रहा है, और सरचार्ज और सेस जो है वो शेयर नहीं किया जाता स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको कम कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। सेस और सरचार्ज रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू रीच 24% इन 2021 फ्रॉम 10 to 15% ड्यूरिंग 11-10। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल। ओके, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी है। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या है? रीजन स्पेसिफिक डिस्पैरिटीज, जो बीमारू शब्द है जो यूज किया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, जिसमें बिहार आता है ना, और साथ ही में मध्य प्रदेश आता है, और आप जानते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि वहां पे चीजें पर्कुलेट हुई ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस भी हैं स्टेट फिजिकल हेल्थ में। डोमिनेंस ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर्स, बहुत ज्यादा। देखिए, कमिटेड एक्सपेंडिचर का वो करना ही करना है, आपका रेवेन्यू आए ना आए, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी ही देनी है। आपका रेवेन्यू आए, पैंडेमिक आए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने जो पिछले साल लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी है। आपने जो भी आपका इस तरह का कमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको डोमिनेट करता है हमेशा बजट में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी है, और साथ ही में ऑफ कोर्स एक रीसेंट फैक्टर लिखे बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। जो ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम स्टेट्स द्वारा बहुत सारे पोल कैंपेन्स में प्रॉमिस की जा रही है, ये एक एडिशनल रिस्क लेके आएगा। क्योंकि ओपीएस में क्या है, एनपीएस वर्सेस ओपीएस हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हम इकोनॉमिक सर्वे में भी देख चुके हैं, विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स में भी देख चुके हैं, हम बहुत सारे न्यूज़पेपर वीडियोस में भी देख चुके हैं कि ओपीएस में क्या होता है कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। 2004 से पहले ये लागू हुआ करता था, आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, बस जो टैक्स पेयर्स है वही आपकी पूरी पेंशन हर महीने के महीने आपकी रिटायरमेंट के बाद आप देंगे, ठीक है। लेकिन एनपीएस में क्या होता है कि आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ एक प्रपोर्शन निकालते हैं, फंड में डालते हैं, जिसमें से आपको आपकी रिटायरमेंट होने के बाद आपको उसमें से आपकी पेंशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सरकार को भी उतना ही जितना अमाउंट आप खुद भर रहे हैं उतना ही अमाउंट भरना होता है, दैट्स फाइन, ओके। तो ये चीज आप लिखेंगे। और सेंटर का इन्फ्लुएंस जो है स्टेट्स के ऊपर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की वजह से, ओके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में क्या होता है कि बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि हम करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है अभी उतना कंट्रीब्यूट करने के लिए, पर सेंटर का मन करता है तो वो कहते हैं हम ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लेके आ रहे हैं, हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, इसमें से आपने इतना 40% देना है या 60% देना, जो भी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है पर हमारा तो मन नहीं है, पर वो कहते नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी इन्फ्लुएंस है। और फ्लैटिश और मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, ये सारी चीजें वही हैं। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, वे फॉरवर्ड क्या है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट को ओवरहॉल कीजिए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एंड एफआरबीएम रिव्यू कमेटी, और ट्रांसपेरेंसी के लिए और डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसा कि हम ये सारी चीजें देख चुके हैं, सबसे पहली बात तो देखिए क्या है ना, एफआरबीएम के नाम को चेंज करके डेट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देना चाहिए, ठीक है। और क्यों, और साथ में हमें पब्लिक डेट टू जीडीपी की रेशो लेनी चाहिए एज द मीडियम टर्म एंकर। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमें नाम चेंज करके डेट मैनेजमेंट और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर देना चाहिए, और हमने जो डेट है ना वो 1 साल का डेट नहीं लेना चाहिए, हमें पब्लिक डेट लेना चाहिए। मतलब कि आपका टोटल डेट कितना है, आज तक का कितना डेट है आपका। क्योंकि जो आपको पता है हमारे यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हमें क्रेडिट करती है ना, जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स हमें मिलती हैं, वो पब्लिक डेट, टोटल डेट के उस पे मिलती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 1 साल में इतना डेट टू जीडीपी रेशो था, जिसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई अट्रैक्टिव पॉलिसी नहीं बन सकती हमारी। टोटल कितना डेट है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, ये एफआरबीएम रिव्यू कमेटी ने कहा था, ठीक है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि एक फिस्कल काउंसिल बनाए, फिस्कल काउंसिल जो मल्टी ईयर फॉरकास्ट और रेकमेंड कर सके चेंजेस को टू फिस्कल स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें, ठीक है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, और इसके बाद हमें देखना है आई होप आईबीसी। तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस इज वेरी छोटा चैप्टर, ओके। एक जॉइंट स्टडी फ्रॉम प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया हैज हाईलाइटेड
लीडिंग रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, जो छोटे लोन्स देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट शेयर देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ से लोन्स जाते हैं। ठीक है, तो बैंक्स, अगर क्योंकि आपके प्रीलिम्स में आ जाए तो 40.99% यहाँ से जा रहा है। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं 30.80%। एसएफबीज यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो 18.73%, एनबीएफसीज 8.71% और नॉन प्रॉफिट एमएफआईज 0.78%। तो आपको बैंक नंबर 1, एनबीएफसी एमएफआईज नंबर 2, एसएफबीज नंबर 3, और एसएफबीज ज्यादा है एनबीएफसी से, तो ये भी आपको मार्केट शेयर की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेवलेंट डिसबर्समेंट मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एसएचजीज और जेएलजीज में डिफरेंट लिखा है। अब देखिए ये अगर आपके मेंस में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये आप इसमें क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि 10 से 20 मेंबर्स आते हैं और वो उनका फोकस कहाँ होता है, सेविंग्स जनरेशन में। ठीक है, आप ये जानते हैं कि सेल्फ हेल्प, खुद को हेल्प करना, है ना, तो वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मोटिव। तो यहाँ पे बेसिकली जो फोकस है वो सेविंग्स जनरेशन पे है। जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, इसमें क्या है, फोकस कहाँ है, क्रेडिट जनरेशन पे, ग्रेटर फोकस। और जो स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि कितनी कैपेबिलिटी है ग्रो करने की, हाउ मच इज द सिस्टम केपेबल ऑफ ग्रोइंग, टू विच लेवल, टू विच एक्सटेंट। तो अगर हम एसएचजीज को देखें, दे आर लेस स्केलेबल कंपेयर टू, से ज्यादा जो ग्रोथ केपेबिलिटी है वो किसकी है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स की। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एवरेज साइज 10 to 20 मेंबर्स एसएचजीज में ज्यादा होते हैं और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स में कम होते हैं, 3 to 10 मेंबर्स, 4 to 10 मेंबर्स भी कह देते हैं कई लोग। ठीक है, एसोसिएटेड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस कहाँ आ रहे हैं सबसे ज्यादा? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, एनपीएस जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से 7 to 8%, यानी कि जितने वो लोन लेते हैं उसमें से 7 to 8% जो है वो वापस नहीं कर पाते। ठीक है, उसमें डिफॉल्ट कर देते हैं इंटरेस्ट पे या फिर प्रिंसिपल पे, ये सारी चीजें। ठीक है, और लेकिन अगर हम बात करें जेएलजीज की, एनपीए की स्थिति कैसी है, लेस देन 1%, विच इज क्वाइट लो, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग अगर हम एसएचजी से कंपेयर करें। या आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर लैंडस्केप, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी एमएफआईज प्रेफर, ओके, जो एनबीएफसी एमएफआईज है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, वो प्रेफर करते हैं जेएलजी मॉडल। ठीक है, बिकॉज इट्स मोर कमर्शियली वायबल एंड स्केलेबल। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगेन, अगर आपको नहीं पता, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या होता है कि आप इकट्ठे आते हैं, मिलते जुलते से लोग हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स एसोसिएशन, या फिर बहुत सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी पंचायत होगी। ठीक है, इस तरह के, या फिर बैंक की आगे, एक ही बैंक की बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, दे कम टुगेदर, उनको एक लोन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यू कम टुगेदर 4 to 10 people, 3 to 10 people, एंड से यू डिमांड अ लोन, है ना। और फिर आप लोन डिमांड जब करते हैं, लेकिन उस लोन के पीछे क्या है, म्यूचुअल गारंटी है, सबने मिलके गारंटी दी हुई है कि हम पे करेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी सबकी हो जाती है। उस लोन को पे करना सबकी जॉइंट लायबिलिटी हो जाती है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल गारंटी दी हुई है आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सारे 4 बंदों के ग्रुप में से अगर लोन सिर्फ एक ही बंदे को चाहिए, है ना, तब भी वो चारों के चारों गारंटी देंगे कि हम पे करेंगे, हम है ना इसके साथ। आप समझ रहे हैं ना, तो ये होता है JLG। ओके, विच इज ऑफ कोर्स आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं कमर्शियली वायबल है अगर हम SLG के कंपैरिजन में देखें। अब NBFC MFI क्या होता है, जैसे कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये RBI के साथ रजिस्टर्ड भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में ही है। ओके, तो ये बेसिकली सारे जो भी आरबीआई के नॉर्म्स हैं रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस उसको फॉलो करते हैं ये एनबीएफसी एमएफआई। ठीक है, ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप केवल लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप
क्या कंडीशन है, कैसे क्वालिफाई करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स हैं, जिसे हम NOF कहते हैं, वो ₹5 करोड़ के होने चाहिए। ओके, तो आपके जो मिनिमम 85% जो है ना आपके नेट एसेट्स, वो क्वालिफाइंग एसेट्स के रूप में होने चाहिए। ओके, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, उस तरह के एसेट्स विच हैव अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंटेड यूज और स्केल। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, जो आपको मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स हैं ₹5 करोड़, ठीक है, और जो आपके नेट एसेट्स हैं उसका एटलीस्ट 85% क्वालिफाइंग एसेट्स के रूप में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो NBFC, अगर आपको सिंपली देखें तो ये जो NBFCs है ना, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो माइक्रो लोन्स देते हैं, उसमें और एक नॉर्मल NBFC में यही डिफरेंस है कि आप अगर MFI है तो आप सोशल स्ट्रेटा, जो स्मॉलर लेवल ऑफ सोशल स्ट्रेटा है, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ लोन्स, ये इस तरह के बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, RBI इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंक्स, NBFCs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके लिए मेंस में कोई आंसर लिखने के लिए आ जाए तो मालेगाम कमेटी के बारे में जरूर लिखिएगा। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे RBI ने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC MFIs। ठीक है, और RBI ने रिकग्नाइज किया था साधन, एक एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर MFIs। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना लें, है ना, तो मतलब कोई उनमें से एक सबसे बड़ा जो OTT होगा ना, वो कहेगा मैं रेगुलेट करूंगा सारे OTTs को खुद के साथ, तो सेल्फ रेगुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही साधन को बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी उसका स्टेटस दिया था ऑर्गेनाइजेशन का। सेबी एंड मॉनिटर लिस्टेड, जो लिस्टेड अगर MFIs हैं, क्योंकि हो तो आप कंपनीज ही ना, कंपनी हो तो सेबी के उसके अंदर अगर आप लिस्टेड हो तो सेबी आपको मॉनिटर करेगी। सम स्टेट्स आल्सो हैव ओन लॉज टू रेगुलेट माइक्रो लेंडर्स। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, वी विल रन थ्रू देम वेरी क्विकली। इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड है विच इज ऑपरेटेड थ्रू SIDBI। इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड शुड बी रिटन इन योर आंसर। मुद्रा के बारे में लिखे बिना तो आप आंसर नहीं कंप्लीट कर सकते। इजी सबसे ज्यादा ये याद करना, इट्स अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स। ठीक है, ई शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि कितने एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और फिर आप उनकी फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक डेडिकेटेड वेबसाइट पे लिखते हैं, ई शक्ति प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। Self-help group and JLG group are the two major loan disbursement models used by a majority of MFIs in India. Other major channels are small finance banks and RRBs, okay, SCBs, NBFCs, MFIs, registered at NBFCs. एक बिल भी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिल 2012 के मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही, फॉर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क टू रेगुलेट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, विच इज स्टिल पेंडिंग विद द स्टैंडिंग कमेटी। तो बिल आया था 2012 में, पर अभी भी पेंडिंग है। तो अगेन हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। देखिए, एक और चीज मैं आपको, इससे पहले कि हम इंडिया के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और MFIs के बारे में बात करें, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, कुछ चीजें जो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो माइक्रो लोन्स है ना, तो अगर आप एक हाउस होल्ड है, उनको माइक्रो लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जितनी भी हाउस होल्ड की इनकम है ना, उसका केवल 50% तक, ये अपर कैप है, 50% तक ही माइक्रो लोन्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी इनकम का केवल 50%, अगर फॉर एग्जांपल 100% ऑफ द इनकम, तो इंडेप्टेडनेस नहीं हो जाएगी। तो टू अवॉइड इट, टू अवॉइड इंडेप्टेडनेस, है ना, आप माइक्रो लोन्स उनकी हाउस होल्ड इनकम का केवल 50% तक ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। और अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट कैप जो है कि कितना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे बेसिकली कितना आप इंटरेस्ट पे दे सकते हैं माइक्रो लोन्स, वो इट हैज गॉन। RBI की रिसेंटली कुछ ऐसे गाइडलाइंस आई थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस जो लोन्स हैं, इसका मतलब है कोलेटरल फ्री लोन्स, है ना, हाउस होल्ड्स को तो दिए जाते हैं जिसमें आपको कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, वो लोन्स। पर किस तरह के हाउस होल्ड को दिए जाते हैं, जब आपकी जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है ₹1,25,000 करोड़ है रूरल एरियाज में, ₹2 लाख बेसिकली
₹1,25,000 जब है आपकी हाउस होल्ड इनकम एनुअल रूरल एरियाज में, तब बेसिकली आपको एक माइक्रो फाइनेंस लोन मिल सकता है। अगर आप अर्बन या सेमाई अर्बन एरियाज में हैं, तो अगर आपकी 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की इनकम है, तो फिर आपको माइक्रो फाइनेंस लोन्स मिल सकते हैं। तो उसी की बेसिकली डेफिनेशन है। अगर आपको ये आंसर आ जाता है तो माइक्रो फाइनेंस लोन्स को आप यहीं से शुरू कीजिए। अब हाउस होल्ड का मतलब क्या है? अगर आपके प्रेलिम्स में आ जाए कि अगर प्रेलिम्स में आपकी स्टेटमेंट आई है दैट माइक्रो फाइनेंस लोन्स शुड मीन collateral free loans to households with annual household income of rupees 1,25,000, rupees 2 lakh. But what does the word household mean here? तो household का मतलब है ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो नॉर्मली साथ में रह रहे हैं और जो खाना खाते हैं वो कॉमन किचन में बनता है, उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन, आप समझेंगे अच्छा इतना इजी था ये। जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई इसी तरह की सिंपल चीज़ों को देख के, पैरामीटर्स को प्रैक्टिकल देख के चीज़ें लेके आती है। ओके, अब देखिए हमने ये देख लिया इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ financial service which provides small loans and other financial services to poor and low income households. This section of society is also known as missing middle, lacking access to formal credit, क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट के लिए तो कोलेटरल चाहिए होता है, वो इनके पास होता नहीं है, तो फिर कौन इनको लोन देगा? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर देगा। इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आएगा, पॉवर्टी एलिवेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल इक्विटी, फिनेंशियल इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए नोबेल लॉरेट के बारे में आप जानते हैं, मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने ग्रामीण बैंक खोला था बांग्लादेश में 1976, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, जिन्होंने फाउंडेशन ले की थी मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, ऐसे जी मॉडल था ये एक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आप इनहेरेंट रेगुलेटरी गैप्स जो हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइए, कॉमन डेफिनेशंस लाइए, स्टैंडर्डाइज लैंडिंग लाइए। ठीक है, कुछ ही तरह के स्टैंडर्ड्स है जो सब फॉलो करें, सारे इंस्टीट्यूशंस फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल मॉडल, इस तरह से चीज़ें आप लेके आइए। जो इनहेरेंट जो रेगुलेटरी गैप्स है उसको ब्रिज कीजिए। ओपनिंग न्यू इन्वेस्टमेंट चैनल्स स्पेशली फॉर स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो लेंड कर रहे हैं, जो लोन्स दे रहे हैं छोटे छोटे हाउस होल्ड्स को, वो भी तो कहीं से बोरो ही करते हैं। कोई पैसा लेके तो पैदा हुआ नहीं कि मैं अपने घर में से आपको लोन दूंगी आप आइए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो जहाँ से लोन ले रहे हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर ना हो, उनका कम से कम एक्सपोजर एक्सटर्नल सेक्टर्स को हो सके हो, या एक्सटर्नल फैक्टर्स को। ठीक है, तो जिससे वॉलिटिलिटी कम हो जाए, तो उनका वो डाइवर्सिफाई कीजिए, उनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग। ठीक है, forging partners with corporate impact investment and explanation. Okay, creation of a robust micro lending landscape through strong monitoring mechanism, compulsory registration of all NGO MFIs। अगर कोई NGO है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी में काम करता है तो उनको रजिस्टर कीजिए कंपल्सरली। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, ठीक है, कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसमें कैपिटल सही से रखी जा रही है, कल को वो कोई क्राइसिस आ जाए तो उनके पास पैसा ही नहीं है, तो प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ऑडिटर्स का क्या रोल है उसे स्पेसिफाई कीजिए, सुपरविजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, क्रिएटिंग काउंसिल्स एंड कमिटीज सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि सेक्टर को मॉनिटर किया जा सके। टेक्नोलॉजी को लीवरेज कीजिए। ठीक है, इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, analytics based underwriting and collecting models can be used। फेयर प्रैक्टिसेस कोड डेवलप कीजिए फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन के। बेसिकली यही है, इससे ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा सकता। इस तरह के तरीके जो हैं, जो इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं या इल प्रैक्टिसेस हैं, रिकवरी के लिए लोन आप नहीं भर पा रहे, आप बहुत छोटे से हाउस होल्ड हैं, तो हम आपके घर का कुछ उठा के ले जाएंगे, इस तरह की रिकवरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कर्ब किया जाए। समथिंग मस्ट हैपन इन दैट सेक्टर। और साथ ही में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की। एनकरेज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू सेट अप लोकल एरिया बैंक्स और फ्लोटिंग ऑफ लोकल एरिया बैंक्स बाय कमर्शियल बैंक्स कैन बी एक्सप्लोर्ड। अब देखिए हमें आईबीसी पढ़ना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखिए पहली बात तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्थिति होती है जब जो कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी डेट्स को रीपे नहीं कर पा रहे, ओके। लेकिन बैंकरप्सी वो सिचुएशन होती है जब आपको लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि अब आप सक्षम नहीं हैं अपने लोन्स को रीपे करने में, और आपके खिलाफ अब उस चीज की वजह से लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बैंकरप्सी। तो ये डिफरेंस है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग ऑफ आईबीसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलीज किया है कुछ प्रपोज्ड चेंजेस टू आईबीसी फॉर पब्लिक कमेंट्स। अभी पब्लिक कमेंट्स इस पे सॉलिसाइड किए गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे। अबाउट आईबीसी एंड इट्स फीचर्स, आईबीसी क्या है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक शुरुआत में एक बात बताऊं कि जितना इंपॉर्टेंट, जितना लिबरलाइजेशन और जितना फ्रीडम एक नई कंपनी खोलने में मिलनी चाहिए, उतनी ही फ्रीडम और उतना ही स्मूथ, उतना ही इजी आपके लिए उस कंपनी को एग्जिट करना भी होना चाहिए। और वही आईबीसी करने की कोशिश करता है, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का असल मीनिंग होता है। इफ यू स्टार्ट अप something and that's not working out but you're stuck because आपको 6 साल लग जाएंगे इस बिजनेस को क्लोज करने में, because there's so much documentation, there's so much regulation, this that, so and you want to get out of it and you want to initiate this process of getting out, so IBC is the savior for you, okay। तो टाइम बाउंड मैनर में बेसिकली रेजोल्यूशन यहाँ पे होती है, ओके ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक सिंगल लॉ ही है इंसॉल्वेंसी के लिए भी, बैंकरप्सी के लिए भी, ये आप जानते हैं। अब देखिए जो आईबीसी है इट इज बेस्ड ऑन, अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है विच इज, आई डाउट अगर यहाँ है कि नहीं है, ओके हाँ है। तो देखिए 4 पिलर्स हैं इसके इंस्टीट्यूशन के, 4 पिलर्स हैं, ठीक है, जिसपे आईबीसी बेस्ड है। एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, तीसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बोर्ड ऑफ इंडिया, और चौथा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच कैन बी आइदर एनसीएलटी और डीआरटी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, एक एजेंसी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आपने खुद को उनके साथ एनरोल करवाना है, ठीक है। और बेसिकली आपने करना क्या है, आपने जो डेजोल्यूशन प्रोसेस है एक इंसॉल्वेंट की, यानी कि जो अपने डेट पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो कैसे उसको कंप्लीटली यानी फंक्शनल किया जाए, उसको स्थिति से बाहर निकाला जाए, वो आपका काम है। आप प्रोफेशनल हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं आप, ठीक है। आप ऑथराइज्ड हैं टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ आपका जो क्लाइंट होएगा जो इंसॉल्वेंट, ठीक है, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल है, ये होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है, इट्स द फ्रंटलाइन रेगुलेटर जो एनरोल करती है और रेगुलेट करती है जो बेसिकली इंसॉल्वेंसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को तो हमने देख लिया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का मतलब क्या है, जो डिटेल्स स्टोर करती है लेंडर्स के ऊपर, लेंडिंग टर्म्स के ऊपर, कि बेसिकली लेंडर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो कहीं बहुत ही बड़े हाई रेट पे तो नहीं लोन देते जिसकी वजह से किसी हर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है इनका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में, ताकि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है वो फैसिलिटेट हो सके। या फिर जो फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो लेंडर्स हैं वो बेचारे बहुत ही परेशान हैं क्योंकि उनका तो एनपीए बन गया ना, उनका जो एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग बन गया, और आपके एसेट, उनके एसेट्स का नॉन परफॉर्मिंग बनने का मतलब ये है कि वो बाकियों को लोन नहीं दे पाएंगे अब। तो इन इफेक्ट जिनको लोन्स चाहिए वो भी ग्रस्त रह गए क्योंकि लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें लेंडर्स के बारे में भी सोचना है। तो सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन, कितना रेजोल्यूशन हुआ कितना नहीं हुआ, है ना, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज अपने पास रखती है, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस लिमिटेड। फिर होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है आईपीस, प्रोफेशनल्स, एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। फिर आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। जो एनसीएलटी है वो एडजुडिकेट करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होगा ऑफ कोर्स, और इंडिविजुअल्स के लिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होगा। सी इजी, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है
एपेलेट ट्राइब्यूनल है, ये एपेलेट अथॉरिटी है। अगर जो एनसीएलटी ने आपके बेसिकली ऑर्डर्स पास किए, आप उससे खुश नहीं है तो अपील डालिए एपेलेट ट्राइब्यूनल। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है दैट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड देयर इज नो अपील प्रोसेस अवेलेबल अबव इट, रॉन्ग, एपेलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जिसे हम एनक्लैट भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द एसेट्स वैल्यू एंड डेटर टाइप। तो देखिए एसेट की वैल्यू और डेटर टाइप कि जो इंसान है जिसने लोन लिया था, कितने रुपए का लोन लिया था, क्या एसेट वैल्यू, उसके बेसिस पे 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के मिलते हैं, ऑप्शंस, ठीक है। पहला है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, दूसरा है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तीसरा है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है इनमें डिफरेंस। तो सर्प, प्रप एंड फर्प। ओके, तो अगर हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखें, ये क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल फॉलो करता है, ठीक है। तो क्रेडिटर इन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो डेटर का कंट्रोल है, यानी कि जिसने लोन लिया है अब जो वापस नहीं कर पा रहा और जो इंसॉल्वेंट बन चुका है, उसका सारा कंट्रोल आप उसके क्रेडिटर्स को दे दो, ठीक है। आप बहुत सारे क्रेडिटर्स होंगे ना, सारे मिलके आ गए इकट्ठे, इसने हमसे भी लोन लिया, इनसे हमसे भी लोन लिया, सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वो उसके कंट्रोल में। और साथ ही में अब क्या होगा, जो उनकी कंपनी है जो सही फॉर्म नहीं कर पा रही है ना, जिसकी वजह से आप डिफॉल्ट करने की सोच रहे हैं या नहीं कर पाएंगे पे बैक अपना डेट, तो फिर उस कंपनी में अब नई मैनेजमेंट आएगी, क्योंकि यूजुअली अज्यूम किया जा रहा है कि अच्छी मैनेजमेंट स्किल नहीं थी, उसकी वजह से कंपनी ऐसे बर्बाद हो गई। तो एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजरियल स्किल्स आएंगी यहाँ पे ऑफ अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट, ठीक है। इट वुड टेक ओवर दिस एलिंग कंपनी एंड वुड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूएंस, क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल। तो ये सर्प में फॉलो होता है, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी की मैनेजमेंट ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो रिजॉल्व कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को कॉर्पोरेट डेटर, ये आपको याद रखना है, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर डिफॉल्ट। सो यानी कि आपका कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, अब फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, कोई भी जिसने आपको लोन दिया हुआ है, कोई भी बैंक से लिया हुआ है आपने, जिससे भी, ठीक है, तो वो भी आपके खिलाफ ये रेजोल्यूशन बेसिकली इनिशिएट कर सकता है। कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को एक ऑर्डर दिया, आपने कहा मुझे 1000 आइटम्स चाहिए इस पर्टिकुलर टाइप की, तो मैंने बोला देखिए 1000 एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, तो कुछ आप मुझे कुछ वर्किंग लेवल का कुछ पैसा दे दीजिए एडवांस, ठीक है। आपने कहा ठीक है, वैसे तो इसकी जो टोटल अमाउंट है 1,00,000 रुपए है, पर मैं आपको 15,000 रुपए दे रहा हूँ ताकि आप बनाना तो शुरू कीजिए, बनाना स्टार्ट करने के लिए 15,000 चाहिए मुझे। तो वो आपने मुझे ऑपरेशनल कह सकते हैं क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले कि मैं 1000 का लॉट कंप्लीट करती हूँ, ऑर्डर कंप्लीट करती, मैंने, मेरा तो इंसॉल्वेंट हो गया भाई, ठीक है, तो मैं बन गई अब इंसॉल्वेंट। तो ये क्या, ये ऑपरेशनल क्रेडिट था जो आपने मेरे को ऑपरेशनलाइज करने के लिए अपने ऑर्डर के लिए पैसा दिया था। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं और मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, तो आप भी मेरे खिलाफ ये इंसॉल्वेंट, ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। खिलाफ तो क्या ही रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट तो आप खुद भी कर सकते हैं शुरू। मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मुझे पता चल गया, मैं कह दूंगी यार बचा लो मेरी कंपनी को, मैनेजरियल स्किल्स वगैरह जो करना है कर लो, ठीक है, ताकि मेरा बिजनेस कंटिन्यू करता रहे, जो क्रेडिटर्स हैं उनको सबको पे बैक भी हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है सर्प में। ओके, तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे डिफॉल्ट का कितना होना चाहिए, 1 करोड़, तब जाके सर्प आता है। इट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज पर मैक्सिमम 270 दिन। तो इसका मतलब ये नहीं है जब मैं मैक्सिमम 270 दिन कह रही हूँ तो 270 दिन में ही जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि वही हो रहा है, ठीक है। प्रब का मतलब क्या है, अब प्रब में फॉलो होता है डेटर इन पोजेशन मॉडल। डेटर इन पोजेशन मॉडल क्या होता है, देखिए डेटर इन पोजेशन मॉडल में व्हाट हैपेंस इज के, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू, जैसे आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, ठीक है, तो आई के नॉट पे बैक, है ना। तो अब क्या, यू के नॉट पे बैक, पर आपको क्या करा जाएगा, आप फिर भी आपको सक्षम किया जाएगा कि आप पे बैक कर सके, ठीक है। आपको इतना सक्षम, तो आपको एडिशनल फंड, एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट यू यू कैन ऑपरेट, यू कैन रन ऑन योर ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें बेसिकली डेटर इन पोजेशन में होती है कि
बेसिकली आप जिस वजह से नहीं भर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप नहीं भर पा रहे, वो आपका बेसिकली रहेगा, पर आपको हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं कि आप खुद को इतना सक्षम बना लें अपना, और सेल वगैरह कीजिए ताकि आप भर पाए उसे, तो वो एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाता है इसमें। डेटर इन पोजेशन मॉडल फॉर स्पीडियर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई यूजुअली छोटे स्तर पे होती है। इट अलाउज फॉर अ स्विच चैलेंज। स्विच चैलेंज का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फॉर एग्जाम्पल एक सरकार है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, एक सरकार ने बेसिकली बिडिंग प्रोसेस किया, तो जो ओरिजिनल बिडर है उसने बोला कि मैं इतने पैसे में बेसिकली कंप्लीट कर दूंगा प्रोजेक्ट को, ठीक है, या फिर इतने पैसे मैं इस कंपनी के दूंगा। तो ठीक है, मैंने, आप ओरिजिनल बिडर है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्या किया, मैंने बोल दिया अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि देखिए भाई, पहला ग्राहक ये मिल गया है, ये पहला बिडर है और ये इतने रुपए दे रहा है इस चीज के लिए, या इतने रुपए में ये प्रोजेक्ट बना देगा। तो फिर आप क्या करते हैं, अब एक बेंचमार्क सेट हो गया, अब आप और बिडिंग करवाते हैं, और लोग आते हैं प्रपोजल लेके, काउंटर प्रपोजल्स लेके, कि हम ओरिजिनल बिडर के प्रपोजल से इस इतने ज्यादा अमाउंट देंगे इस कंपनी के, या इससे भी सस्ते में बना देंगे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इसे हम स्विस चैलेंज मॉडल कहते हैं। ओके, यू गेट एन ओरिजिनल बिडर, you get people to challenge that original bid so that you have the most profitable scenario. Okay, तो ये भी अलाउड होता है प्रप में। ओके, टू द रेजोल्यूशन प्लान बाय सीडी इन केस प्रपोजल। ओके, तो ये स्विस चैलेंज अलाउ करता है रेजोल्यूशन प्लान में, जो सबमिटेड बाय अ कॉर्पोरेट डेटर, अगर आपके जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं आप उनको 100% आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये चीज, तो इट इज टू बी, मतलब फिर 100% आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं दे पाते, कि जिनके लिए आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने थे, आपने उसके लिए थोड़ा सा पैसा लिया हुआ है और फिर आप वो भी नहीं पूरा कर पा रहे, तो उसके लिए फिर आप बिडर्स लेके आते हैं कि हम पूरा कर देंगे एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट हैपेंस। इट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days। तो आप देख सकते हैं कम हो गया, यहाँ पे 180 से 120 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। फर्प में, फर्प इज सिमिलर टू सर्प, बस इस टर्म्स में बेसिकली टाइम और वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। स्मॉल बेस्ड कंपनीज आ जाती हैं, स्टार्टअप्स आ जाती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। टोटल एसेट वैल्यू, जिनकी टोटल एसेट वैल्यू ही 1 करोड़ से कम हो। यहाँ पे क्या था, टोटल डिफॉल्ट वैल्यू 1 करोड़ तक की थी मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल एसेट वैल्यू 1 करोड़, तो फर्प में ये डिफरेंस है। इट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। ओके, अब देखिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीजें अबाउट आईबीसी, आईबीसी हमने देख लिया। बेनिफिट्स क्या है आईबीसी के, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जैसे कि हमने देख लिया। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है, कि डिस्ट्रेस सेल ना हो, आप उसको फंक्शनल करके, ऐसा कि कंपनी की वैल्यू बहुत थी, किसी वजह से वो सही नहीं हो पाया, है ना, तो उसको सही कीजिए ताकि उसका सही अमाउंट मिले। आप समझ रहे हैं, जो उसका जायज अमाउंट है, तो वो चीज यहाँ पे होती है। देखिए, आउट टू अबाउट 36% were resolved and 30% were liquidated. Promote entrepreneurship, ease of doing business, maintain healthy credit flow by ensuring, okay, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ओके, क्योंकि क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप को, बिहेवियरल चेंज, कि आप बेसिकली डेटर्स में बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश करता है आईबीसी, ठीक है, अर्लियर स्टेजेस पे, क्योंकि आप बड़ा डिफॉल्ट करने के बाद नहीं, पहले खुद ही कर सकते हो इनिशिएट खुद के खिलाफ, तो बिहेवियरल चेंज, ठीक है, अर्ली स्टेजेस पे ही यू रिजॉल्व द डिस्ट्रेस एंड गेट ऑफ इट, ठीक है। इश्यूज क्या है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, adjudicatory delays, steady rise in the time taken for admission of resolution application, as well as final resolution and liquidation. जो 64% of ongoing SERPs थे have crossed 270 days, और 270 days इसका मैक्सिमम अमाउंट था। हमने देखा क्यों हो रहा है, ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, फिल हुई नहीं है, ठीक है, टाइमलाइंस को अधेर नहीं किया जाता, लो रिकवरी रेट्स, डिक्लाइनिंग रेट्स ऑफ रिकवरी विद हायर हेयर कट्स। हेयर कट का मतलब क्या है, कि मैंने आपको लोन दिया हुआ है, मैं क्रेडिटर हूँ, आप डेटर हैं, आप पे नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं कहूंगी चलो मैं एक हेयर कट ले लेती हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 50% तो वापस कर दोगे, तो ये मैंने हेयर कट ले लिया कि जो मैंने दिया हुआ था उसका कुछ तो वापस आ जाए मेरे पास। लेकिन क्या हो रहा है, 90% तक हेयर कट लिए जा रहे हैं, एक चैलेंज है, विच शुड नॉट बी द केस। ओके, 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 100 आउट ऑफ 500 कंपनीज यहाँ पे जिन्होंने आईबीसी के तहत प्रॉपर रेजोल्यूशन हो, 90% तक का हेयर कट लिया उन्होंने। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी कि आप इंडिया में भी है लेकिन आपके जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो बाहर के भी हैं, तो उसमें काफी डिफिकल्टी आती है, जैसे वीडियोकॉन और जेट एयरवेज के केस में। अपकमिंग होम बायर्स, अब देखिए यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हैं कि चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
कि देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो होम बायर्स है ना उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरह माना जाएगा। यानी कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ और उसमें मैंने अपना घर बुक करवाया तो ऑफकोर्स मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन तब भी अगर जैसे मैं होम बायर हूँ और इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट जितने भी बिके थे उसकी जो निकली थी, तो उसमें अगर आपको हमने रेजोल्यूशन निकालना है, इनिशिएट करवाना है, तो मिनिमम 10% लोग जब इकट्ठे आएंगे या मिनिमम 100 होम बायर जो भी लोअर कैप है, तब जाके एक रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू हो सकता है मेरे वो होम ओनर के खिलाफ या जो भी बना रहे हो प्रोजेक्ट, तो विच इज़ ह्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इशूज इन फंक्शनिंग ऑफ आईपीज एंड आईपीएज, की चेंजेस। अब की चेंजेस क्या प्रपोज किए गए हैं, दिस इज वेरी टेक्निकल एंड ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वे फॉरवर्ड यहाँ पे बस इतना है कि वैकेंसीज फिलअप कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को, मॉडर्न लॉ है ये, और यही सारी चीज़ें, प्रोफेशनल कोड ले आइए, यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। थैंक यू सो मच।